हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं यूपीएससी मेंस जनरल स्टडीज पेपर 2 के गवर्नेंस और सोशल जस्टिस का जो पार्ट है उसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस। और यहाँ पे एनालिसिस करते वक्त, जैसे मैंने पिछली बार भी आपको पॉलिटिकल एनालिसिस करते वक्त बताया था, ये फोकस ये होना चाहिए कि हम समझे कि यूपीएससी के मेंस के सिलेबस के हर टॉपिक को समझें कि क्या है उस टॉपिक का मतलब। दूसरा, कि उस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये देखें, पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन देख के ट्रेंड समझने की कोशिश करें, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ किस थीम पे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद ये भी देखें कि उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए किस टाइप का कंटेंट चाहिए, उनको कैसे आंसर कर सकते हैं। और फिर ये भी देखेंगे हम कि वो कंटेंट आपको कहां से मिल सकता है, राइट। तो अगर आप इतने एनालिसिस इस टाइप से करोगे, अगर यूपीएससी मेंस के हर पेपर का, राइट, और सिलेबस के हर टॉपिक का, तो ट्रस्ट मी आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। ठीक है, सो बिना डिले किए हुए लेट्स स्टार्ट नाउ अगेन। जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया, तो इस बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। अब ये गवर्नेंस और सोच, देखिए पॉलिटी वाले पार्ट के लिए तो आप सबको बता दिया, लक्ष्मीकांत वगैरह। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे एक तो करंट अफेयर्स मैगजीन, क्योंकि देखोगे कि यहाँ पे जो है करंट अफेयर्स का कंटेंट बहुत काम में आता है इन इन क्वेश्चंस को आंसर करने में, राइट। सो जो गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के क्वेश्चंस आते हैं उनको आंसर करने के लिए करंट अफेयर्स का कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो करंट अफेयर्स की मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है करनी। ठीक है, दूसरा, सेकेंड एआरसी रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट्स मैंने लिख रखी हैं, और ये रिपोर्ट की सिर्फ समरी और की पॉइंट्स पढ़ने हैं आपको। ठीक है, ट्रस्ट मी, ये रिपोर्ट्स को अगर आप पढ़ लोगे तो आपको एक बेसिक समरी और की पॉइंट्स ही पढ़ लोगे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और हो सकता है कि अगर इसके बाद भी कुछ चीजें आपको नहीं पता लगे तो आपको फिर इंटरनेट भी यूज कर सकते हो। बट अगेन, ऐसा नहीं कि इंटरनेट आप बहुत ज्यादा यूज करो। इट शुड बी ओनली यूज फॉर रेफरेंस एंड वैल्यू एडिशन, राइट। सो अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, मान लो कोई टॉपिक, और उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा, राइट, ना एआरसी से आना, करंट अफेयर्स में कंटेंट मिल रहा है, फिर आप जो है इंटरनेट पे जाइए। ठीक है, सो इंटरनेट शुड बी लास्ट रिजॉर्ट। ऐसा नहीं कि आप पहले से ही इंटरनेट से सर्च करना शुरू करें। ठीक है, पहले करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर और ये सेकंड एआरसी की रिपोर्ट देखिए, राइट। अगेन, कई लोग यहाँ पे कहते हैं कि कुछ कोचिंग के मटेरियल आता है वैल्यू एडिट वगैरह, वो भी कर सकते हैं, बट वो बहुत ज्यादा बल्कि हो जाता है, राइट। सो अगेन, अगर आप ये एनालिसिस देख के ये चीजें करोगे तो ट्रस्ट मी आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा। इनफैक्ट अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब भी मैं आपको बताऊंगा कि कहां से, कि ज्यादातर कंटेंट जो है आपको जो आंसर्स लिखने के लिए चाहिए गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के, वो इन्हीं सोर्सेज से आ रहा है, राइट। इसके बाहर ज्यादा कुछ कंटेंट आ नहीं रहा, मतलब 80% कंटेंट जो आपका है इन्हीं सोर्सेज से आ रहा है। ठीक है, तो दैट्स वाई इसलिए ज्यादा सोर्सेज नहीं करनी अपनी। और एआरसी रिपोर्ट्स की जहां तक बात है, तो देखिए, एआरसी रिपोर्ट, जो सेकंड एआरसी की रिपोर्ट है, उसका सिंपल फंडा है। उसने, देखिए, उस रिपोर्ट को अगर करना है आपको, तो पूरी रिपोर्ट वर्ड, सारी रिपोर्ट्स जो है पूरी 15 के 15, पहली बात तो पढ़नी नहीं है ना। सारी जो रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है उनको जो है वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। पहली बात तो कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स ही हैं जनरल स्टडीज के लिए, वही रिपोर्ट्स पढ़नी है। दूसरी चीज, कि उनको जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें पूरी की पूरी रिपोर्ट आपके लिए काम की नहीं है। वो रिपोर्ट में से जाइए, देखिए उनकी रिकमेंडेशंस देखिए। अगेन, सारी रिकमेंडेशंस भी काम की नहीं है। उन रिकमेंडेशंस में कुछ ही रिकमेंडेशंस इंपॉर्टेंट हैं, जो रेलेवेंट हैं, जो आपके काम की होगी, राइट। वो रिकमेंडेशंस उठाइए, और उन रिकमेंडेशन से रिलेटेड जो कंटेंट लिखा हुआ है, मतलब बेसिकली देखिए, एआरसी रिपोर्ट ने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिकमेंडेशन दिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले तो रिपोर्ट नैरो डाउन कर लेते हैं जो हमारे लिए रेलेवेंट है। उसके बाद उसके बाद हम ये करते हैं कि जो रिपोर्ट्स हैं हमारी, जो जो कोई एक रिपोर्ट हमने पकड़ी, तो उसमें देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन है, जैसे कुछ रिकमेंडेशन बहुत टेक्निकल या बहुत ही डिटेल्ड या बहुत ऐसी होती है जो हमारे काम की नहीं होगी, जनरल स्टडीज के काम की नहीं होगी, तो वैसी रिकमेंडेशंस को क्रॉस आउट करना है। फिर बचेगी आपके पास बस ऐसी रिकमेंडेशन जो ब्रॉड और जनरल नेचर की होगी, और उन रिकमेंडेशन से रिलेटेड कंटेंट क्या लिखा हुआ है एआरसी में, कि एआरसी ने क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जिसके लिए वो रिकमेंडेशन दी, वो भी पढ़ना है आपको। ठीक है, सो आई होप आपको ये मेथड क्लियर होगा। अगर मैं आपको बताऊं एआरसी रिपोर्ट अगर जीएस के लिए कवर करना, तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज कि आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स। आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, पहली चीज आपको ये करनी है। दूसरी चीज, उस रिपोर्ट में यू हैव टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस, राइट। तो पहली चीज की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स कौन सी हमारे लिए, वो आइडेंटिफाई की। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस कौन सी, वो आइडेंटिफाई की। और तीसरी चीज, उन रिकमेंडेशंस से रिलेटेड
क्या जो है कंटेंट है या बेसिकली किस प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में एआरसी ने वो रिकमेंडेशंस दी, वो मतलब प्रॉब्लम जो एआरसी ने हाईलाइट की वो भी पढ़ना है और जो रिकमेंडेशन दी है वो भी। एंड अगेन ये बहुत इजी है क्योंकि एआरसी की हर रिकमेंडेशन को जो है पैराग्राफ का नंबर दे रखा है, तो आसानी से पढ़ सकते हो, या फिर चाहे तो आप समरी पढ़ सकते हो, ठीक है। सो यू कुड रीड दी समरी और यू कुड ऑल्सो गो थ्रू दी एआरसी रिपोर्ट। तो एंड देन लास्टली जैसे मैंने आपको बता दी कि इंटरनेट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यू एडिशन, ठीक है। इंटरनेट शुड नॉट बी योर मतलब लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो नॉर्मल सोर्सेज को रिप्लेस कर रहे हो आप इंटरनेट से, ठीक है। इंटरनेट आपका बेसिक चीजें जो क्लियर होगी उसके बाद वैल्यू एडिशन के लिए आप इंटरनेट कर। अगेन स्टडी करने का तरीका कैसे है, टॉपिक उठाया, टॉपिक को पढ़ा कि क्या है ये टॉपिक, उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग की, राइट। एक बार कर लिया, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाए टॉपिक पे, राइट। अगेन यहाँ पे मैं कुछ आपको नोट्स भी दिखाऊंगा, राइट। मतलब किस तरीके से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के एक तरीका आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है नोट्स बन सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन ऐसा नहीं कि रैंडम होने चाहिए नोट्स, कि नोट्स में रैंडमली आपके मन में जो भी पॉइंट आए, एक फ्रेमवर्क में होना चाहिए। हर टॉपिक के लिए एक फ्रेमवर्क क्रिएट करिए कि अच्छा ये इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, राइट, ये एग्जांपल्स हो गए इसके, ऐसे एक फ्रेमवर्क के अंदर जो है टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाने। फिर उसके बाद ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हमने यहाँ डिस्कस कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको आ गया, ट्राई टू आंसर देम, ठीक है। जो अगेन ऐसा नहीं है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलेवेंट हैं, क्योंकि काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करंट से रिलेटेड होते हैं, तो करंट से रिलेटेड ऑब्वियसली आपको नहीं करना, बट कुछ जो अभी भी इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, जो स्टैटिक से काफी ज्यादा रिलेटेड है, वो करने। लास्ट ही कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए और उसके बाद इन सब का अपना नोट जो है कंसाइज आपका बन जाएगा, एक बंच बन जाएगा पेपर्स का, या डिजिटली बनाएंगे उसको, फिर बस बार बार आपको रिवाइज करना है। तो बस ये बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजी है। यू कुड ट्राई इट फॉर एक टॉपिक के लिए, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, ठीक है। अब अगर वेटेज देखें तो अगेन एक रफ वेटेज है, ये हो सकता है क्वेश्चन एक आधा ऊपर नीचे, बट मोर और लेस यही वेटेज रहेगा, ठीक है। मतलब ये क्लोज है, एज क्लोज एज वी कैन गेट, ठीक है। तो अब देखो गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस में देखो एक ऐसा टॉपिक है रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी, जिसको हम बोल सकते हैं कि लो प्रायोरिटी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सारे टॉपिक्स आपको इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट। कुछ अगेन थोड़े कम आते हैं, ये दो टॉपिक्स अगर बोला जाए तो कम आते हैं, प्लस इसमें तो मोस्टली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं, राइट। बट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस वाला टॉपिक हुआ, या इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट हो गया, या फिर जो आपका इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी, हंगर, वेलफेयर स्कीम्स और डेवलपमेंट प्रोसेसेस, अगर देखो तो ऑलमोस्ट जो है थोड़ा बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो जैसे उसमें आपके कुछ टॉपिक्स ऐसे थे, जैसे मान लो हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसा है कि बहुत कम क्वेश्चन, तो ऐसा यहाँ पे आप नहीं कर सकते कि कोई टॉपिक को बिल्कुल छोड़ दो या बहुत कम अटेंशन दो। आपको सबको जो है थोड़ा बहुत टाइम तो देना पड़ेगा, सर्टेन मिनिमम कंटेंट आपके पास हर टॉपिक में होना पड़ेगा, ठीक है। बट अगेन अगर प्रायोरिटी करनी हो तो आई वुड से गवर्नेंस वाला पार्ट पहले पढ़िए, फिर सोशल जस्टिस वाले पार्ट पे जाइए, ठीक है। तो आपको जो है बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ओके। नाउ अगर आप इसके टॉपिक्स देखो तो पहला है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर। सो नाउ इधर वेरियस सेक्टर जरूरी नहीं है, कभी कभी जो है सोशल सेक्टर के अलावा भी दूसरे सेक्टर आ चुके हैं, बट मोस्टली सोशल सेक्टर्स भी आते हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन वगैरह ये सेक्टर्स आते हैं, या फिर लेबर हो गया, ये सब सेक्टर्स आएंगे। तो क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई। अब अगेन ऐसे तो अब देखो यहाँ पे पॉलिसीज तो अनलिमिटेड होगी, हर सेक्टर के लिए पता कितनी सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज आती है, और बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो क्या हमें सारे सेक्टर्स के लिए हर पॉलिसी पढ़नी है? नहीं, यहाँ पे एक ही तरीका है, आप इसको नैरो डाउन कर सकते हो, वो है जो करंट अफेयर्स में आया है। करंट अफेयर्स में पास्ट 1 ईयर में कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी आई है या कोई इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन लिया है गवर्नमेंट ने फॉर एनी सेक्टर, तो वो आपको देखना है, या फिर किसी पॉलिसी में इशू आया है उसके डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन में, तो फिर वो जो है आपको यहाँ पे देखना है, उस पर नोट बनाना है। अदरवाइज ये टॉपिक ऐसा है कि आप इसके लिए कोई स्टैटिक सोर्स से रेफर नहीं कर सकते, आप बस ये कर सकते हो कि करंट अफेयर्स में देखो कि किसी भी सेक्टर के लिए क्या कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी आई है, राइट। सो करंट अफेयर्स से आइडेंटिफाई करना है कि किसी सेक्टर के लिए क्या कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी या इंटरवेंशन ली है गवर्नमेंट ने। दूसरी चीज, या फिर किसी सेक्टर के लिए कोई पॉलिसी बना रखी थी हमने, राइट, बट उसमें कुछ उसके जो डिजाइन या इंप्लीमेंटेशन में कुछ इशू है जिसके कारण वो न्यूज में है, राइट। सो इस तरीके से आपको सेक्टर के बारे में और जो है करंट अफेयर से लेके फिर उसका बैकग्राउंड और स्टैटिक पढ़ना है, ठीक है। अदरवाइज आप अगर आप सोचो कि आप एक साथ सारा पढ़ लो तो इसमें बहुत ही अनलिमिटेड कंटेंट है, बट अगर वेटेज देखोगे तो वेटेज कम है रिलेटिवली, ठीक है। इनफैक्ट आपका बहुत सारा टाइम चले जाएगा पढ़ने में, बट इतना आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला है डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री। अब देखो यहां भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये जो है एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशन, अदर स्टेक होल्डर, इससे हार्डली क्वेश्चंस आए हैं, राइट। बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं।
मेनली जो क्वेश्चंस आपके आए हैं वो रोल ऑफ एनजीओज, राइट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से मेनली जो है आपके क्वेश्चन आए। सो रोल ऑफ एनजीओज और सेल्फ हेल्प ग्रुप से आपके क्वेश्चन आए। मेनली जो सारे क्वेश्चन है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व किए। एंड देखिए, जहां तक देखिए इसको गवर्नेंस वाले पार्ट में इसलिए रखा गया है। देखिए गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं, जब हम कहते हैं गवर्नेंस के बारे में, राइट, तो जब हम गवर्नेंस बोलते हैं तो गवर्नेंस में अपार्ट फ्रॉम स्टेट दूसरे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्पेशली सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और मार्केट, ये दोनों भी इन्वॉल्व होते हैं, राइट। नहीं तो नॉर्मली क्या है, ज्यादातर स्टेट ही इन्वॉल्व है, बट अब जब से गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया है तब से सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और मार्केट भी इन्वॉल्व है। और मेनली जो है अगर डेवलपमेंट की बात करें, अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो वहां मेनली सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपके एनजीओ हो गए, एसएचजी हो गए, या और भी जो आपकी चैरिटीज वगैरह, अदर जो एसोसिएशंस वगैरह हो गई, वो इन्वॉल्व है। और इसमें सबसे ज्यादा डेवलपमेंट में वर्क जो है आपके एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप करते हैं। सो इसीलिए हम देखते हैं, अगर आप जब आगे आगे हम एनालिसिस में देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चंस एनजीओ या इनफैक्ट एसएचजी एक तो ऐसा है जिसपे रिपीटेडली थीम, ऐसी थीम है जिसपे रिपीटेडली क्वेश्चंस आए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इन्हीं से आए हैं, ठीक है। Next is welfare schemes for vulnerable sections of the population by center and states and performance of these schemes. इसके अलावा जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए वल्नरेबल सेक्शंस में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए एक तो है कि स्कीम्स क्या है उनके लिए, एक मैकेनिज्म्स, एक लॉज, एक इंस्टीट्यूशंस और बॉडीज, राइट। सो बेसिकली वल्नरेबल सेक्शन मेन चीज है और उनके लिए क्या क्या सारी चीजें, क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं, लॉज हैं, इंस्टीट्यूशन है, बॉडीज। तो इसमें मैं आपको यही करूंगा कि कुछ मेजर वल्नरेबल सेक्शन से, जैसे एससी, एसटी, राइट, वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली, ओके, डिफरेंटली एबल्ड, राइट। सो ऐसे जो है आपके 5 या 10 वल्नरेबल सेक्शंस हैं, राइट, हमारी सोसाइटी के। उन वल्नरेबल सेक्शंस के लिए आपको जो है एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है कि आपको उनके लिए जो है स्कीम्स क्या हैं ये बताना है, उनके लिए स्कीम्स क्या है, मैकेनिज्म्स क्या है, लॉज क्या है, पॉलिसीज क्या है, जो सब है ये सब आपको जो है यहाँ पे इस तरीके से आपको नोट पाए। इनफैक्ट अगर आप देखोगे भी क्वेश्चन जैसे आते हैं तो मोस्टली कुछ ना कुछ जो यहाँ पे, अगेन एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि एक ओवरलैप है। जब इंस्टीट्यूशंस और बॉडीज की बात की हमने वल्नरेबल सेक्शन की, तो इसमें एनएचआरसी, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, जो हमने पहले डिस्कस कर लिए थे वो भी आ जाते हैं, राइट। जैसे वुमेन की बात करेंगे तो इंस्टीट्यूशन और बॉडीज में जो आपका नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन या एनएचआरसी आ जाएगा, राइट। ऐसी चाइल्ड के लिए बात करेंगे तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स आ जाएगा, आपकी जो इंस्टीट्यूशन या बॉडीज है, ओके। सो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी के जो है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट दे दी, तो पता होना चाहिए कि ये सारे जो हमारी सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके इश्यूज क्या हैं, क्या स्टेटस है उनका, राइट, कितने मतलब पॉपुलेशन में कितने जो है ऐसे सेक्शंस हैं और क्या चैलेंजेस या इश्यूज फेस कर रहे हैं, वो पता होना चाहिए। उसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि उनके लिए क्या स्कीम्स लाई है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उनके लिए क्या मैकेनिज्म्स हैं, लॉज हैं। जैसे लॉज की बात करें तो अगर हम बोले कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स या ट्राइबल्स एक वल्नरेबल सेक्शन है, तो उनके प्रोटेक्शन और बेटरमेंट के लिए ऐसा कौन सा लॉ है, उनके प्रोटेक्शन और बेटरमेंट के लिए हमारे पास फॉरेस्ट राइट एक्ट है। उनके प्रोटेक्शन और बेटरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास जो है एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, ठीक है। सो इस टाइप से आपको जो है इस पे नोट बनाना है, और ट्रस्ट मी अगर इतना बना लोगे तो इस पे आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा बड़ी इजीली उसको आंसर कर सकते हो, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, अब अगला देखो, ये दोनों टॉपिक को मैं एक साथ क्लब करता हूं क्योंकि बेसिकली जो सोशल इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स। तो बेसिकली हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स इज डायरेक्टली लिंक्ड विद पॉवर्टी एंड हंगर, राइट। ऐसा नहीं है कि देखिए पॉवर्टी होगी तो इट विल हैम्पर हेल्थ, राइट। सो आप सबने पढ़ा होगा विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी। सो पॉवर्टी होती तो पैसा नहीं होता, पैसा नहीं होता तो हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर सकते, हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर सकते तो डिजीज होती है, डिजीज होगी तो अगेन वो जो है आप दे कैन नॉट वर्क, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, पैसा इनकम नहीं अर्न कर सकते, एंड दैट आल्सो लीड्स टू पॉवर्टी, राइट। सो सेम गोज फॉर एजुकेशन, सेम गोज फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज इन जनरल हमारी पॉपुलेशन की बात है कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी उसके उससे एसोसिएटेड क्या इश्यूज और चैलेंजेस हैं, राइट। तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे हेल्थ सेक्टर की मैं बात करूं, तो अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो आगे भी इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें बेसिकली देखो, एक आपका प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया,
एक आपका हो गया सेकेंडरी टर्शियरी हेल्थ केयर, ठीक है, और एक हो गया ओवरऑल हेल्थ सेक्टर। तो इसी तरीके से मतलब तीन या तो एक क्वेश्चन आएगा तो ओवरऑल हेल्थ सेक्टर को लेके आएगा, और उसमें भी क्या आएगा कि हेल्थ सेक्टर के इश्यूज क्या हैं और क्या किया जा सकता है, या फिर गवर्नमेंट ने क्या मेजर लिए। तीन एरियाज ही बनते हैं कि क्या इश्यूज हैं, क्या गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं, और व्हाट एल्स कैन बी डन, कि और क्या किया जा सकता है इन सेक्टर्स में जो है इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। और क्या एक और एस्पेक्ट है जो इंट्रोडक्शन के लिए आपको चाहिएगा कि इन सेक्टर्स में अभी क्या स्टेटस है, उसके लिए आप चाहे तो यू कुड गेट सम फैक्ट्स डेटाज, राइट, वो ले सकते हो। इनफैक्ट इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आगे भी हम आंसर्स में देखेंगे, कई इंडिसेस हैं या कई जो है डेटा सोर्सेस हैं, जैसे इसके लिए एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अब 4 और 5, 5 पार्शली रिलीज हुआ है, तो 4 और 5 दोनों में से इंपॉर्टेंट डेटा जो हेल्थ से रिलेटेड है वो निकाल लेना। अब एजुकेशन के लिए आपका एसर एसर की रिपोर्ट आती है, वो है, ठीक है, और एक और गवर्नमेंट की रिपोर्ट आती है, एक इसका इंडेक्स आता है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट अगेन गवर्नमेंट की भी एक और रिपोर्ट आती है, उसमें भी एजुकेशन के क्या आउटकम्स है, क्या अचीवमेंट्स है, वो बता रखा है। सिमिलरली ह्यूमन रिसोर्स को लेके भी अगर कुछ इन जनरल कोई इंडेक्स आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वुड बी हियर वुड बी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इनफैक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप हंगर, पॉवर्टी, हंगर तो हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स यूज कर सकते हैं, बट अगेन अब देखो कई लोग बोलेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स बड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 भी यूज कर सकते हो, उसमें जो है स्टंटिंग, मैल न्यूट्रिशन, इसका डेटा भी दे रखा है। और पॉवर्टी के लिए आई थिंक मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट है, रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, तो ऐसे इंडेक्सेस है, राइट। एंड डोंट वरी, ये सब चीजें आगे भी दोबारा रिपीट होंगी, बट यहाँ पे बस मेरा बताने का इतना ही मतलब है कि देर आर वेरी लिमिटेड डायमेंशंस इन टॉपिक की, जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और जिसके ऊपर आपको कंटेंट चाहिए टू आंसर दीस, राइट। कई बार हम लोग इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, एक्सटेंसिवली पढ़ते हैं, हम सोचते हैं कि अरे इतना कम चीजों से कैसे होगा, बट ट्रस्ट मी, अभी आप क्वेश्चंस देखोगे तो ही आपको ऑटोमेटिकली रियलाइज हो जाएगा कि इन जो सेक्टर्स है, हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, हंगर, इसमें बहुत ही लिमिटेड डायमेंशन से उन्हीं चीजों पे जो है बार बार क्वेश्चंस बनते हैं, और उनके लिए भी कंटेंट आपको लिमिटेड चाहिए, और वो लिमिटेड कंटेंट बार बार आप यूज कर सकते हो, ठीक है। And then next is important aspects of governance, transparency and accountability, and e-governance application, model success, right? Citizen charter. So again ये सारे जो है एक एक करके आप ई गवर्नेंस टॉपिक लेके उस पर पूरा प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, सिटीजन चार्टर पे लेके बना लीजिए, राइट, और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स। नाउ ये वाला जो एस्पेक्ट है, अब ऐसे तो बहुत सारे ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के लिए मेजर्स है, राइट, आप सारे तो पढ़ नहीं सकते, बट आप मेजर पढ़ोगे। तो जैसे मेजर मेजर्स क्या हो गए, इधर इधर आपके हो गए आरटीआई, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, लोकपाल, राइट, ये कुछ कुछ मैं बता रहा हूं, दीज आर जस्ट सम मेजर्स, राइट। और यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की बात करें, सो अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या है, इंस्टीट्यूशनल और अदर मेजर्स क्या है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए, उसकी बात हो रही है, ठीक है। बट अगेन ऐसा नहीं कि आप सेपरेटली पढ़ोगे, आप तो एक ही साथ पढ़ोगे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी का, और इंडिया में क्या इंस्टीट्यूशनल और क्या अदर मेजर्स हैं, राइट। इसके अलावा भी बहुत सारे मेजर्स हो सकते हैं फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। राइट टू पब्लिक सर्विस, राइट। सो अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे तो नहीं है, बट आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे कई स्टेट्स ने किया है, ठीक है। सेवोत्तम मॉडल वगैरह ये सब जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है। एंड लास्ट वन इज रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि क्या रोल प्ले करता है, तो इसमें आपके पास 4 या 5 पॉइंट्स होने चाहिए कि सिविल सर्विस जो है हमारी कंट्री में क्या रोल प्ले करता है इन आवर डेमोक्रेसी, राइट। 4-5 पॉइंट्स चाहिए, और ये जो है ना एआरसी की 10th रिपोर्ट पढ़ोगे तो वहां क्लियरली ऐसे 4-5 पॉइंट्स मेंशन्ड है जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पे, कि सिविल सर्विस जो है ये रोल प्ले करता है, ठीक है। तो रोल क्या प्ले करता है सिविल सर्विस, दूसरी चीज सिविल सर्विस के साथ इश्यूज क्या है, कि बेसिकली ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि हमारे जो कंट्री की सिविल सर्विस उसके साथ इश्यूज नहीं है, करप्शन है, रेड टेपिज्म है, राइट, इनइफिशियंसी की बात आ जाती है, ठीक है, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे सिविल सर्विसेज के साथ, ठीक है। तो वो सारे इश्यूज प्लस पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का इशू है जहां रैपिड बार बार ट्रांसफर्स होते हैं ये सब, तो ये सारे इश्यूज आपको पता होने चाहिए, ये इश्यूज के बारे में कुछ आपके पास ओपिनियन व्यू होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगला एस्पेक्ट आता है, ऑब्वियसली इश्यूज पे छोड़ते नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए, जैसे गवर्नमेंट ने मोस्ट रिसेंटली क्या मेजर लिया था एक पिछले साल 2020 में, मिशन कर्मयोगी, और इसके अलावा
और क्या किया जा सकता है, व्हाट एल्स कैन बी डन। तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए, क्योंकि कंक्लूजन में आप वे फॉरवर्ड बताओगे तो आपको पता होना चाहिए कि सिविल सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए सेकंड ईआरसी ने क्या कहा, राइट, या इंटरनेशनली क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो अडॉप्ट की जा सकती हैं। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे मैंने एक आइडिया दिया है बेसिक फ्रेमवर्क का हर टॉपिक का फॉर गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। एंड अगेन मैंने फ्रेमवर्क यहाँ पे मैं बोलूंगा, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि भले ही आप पॉलिटी के टॉपिक्स के लिए नोट्स मत बनाएं, बट गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के हर टॉपिक के नोट्स बनाएं एज पर दी फ्रेमवर्क दैट आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ। जो फ्रेमवर्क मैंने आपको भी बताया, राइट, उसको देख के जो है हर हर इसके टॉपिक के लिए नोट्स बनाएं। एंड ट्रस्ट मी, 4-5 पन्नों से एक टॉपिक पे 4-5 पन्नों से ज्यादा नोट्स नहीं होगा, ठीक है। एंड इनफैक्ट कैसे नोट्स और एग्जैक्टली कैसे बनाने हैं, कहां से बनाने हैं, कहां से कंटेंट आएगा, सब अभी डिस्कशन करते हैं तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ पहला टॉपिक जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट से शुरू करते हैं, दैट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस वाले से, जहां हम बात करते हैं ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, इन सब की। तो लेट्स सी दी ई गवर्नेंस। तो पहले देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा हम इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग इंडिविजुअल क्वेश्चंस, हम सारे क्वेश्चंस एक साथ देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या थीम है, क्या कॉमन थीम है जिसपे क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है, ये क्या कॉमन कंटेंट है जो इन सब के अक्रॉस अप्लाई किया जा सकता था, और वो कॉमन कंटेंट कहां से मिलता, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, emergence of fourth industrial revolution has initiated e-governance as integral part of government, discuss, right। So I hope आप सबको पता होगा फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है। सेकंड आपको डिस्कस करना है तो कैसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने ई गवर्नेंस को पार्ट, इट हैज मेड, एंड अगेन यहाँ ब्रैकेट में दे रखा है डिजिटल रिवॉल्यूशन, राइट। सो इट हैज मेड द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। आई थिंक वेरी सिंपल, आप स्टार्ट करोगे फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है, कैसे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज लाई हैं, उसमें काफी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज के बारे में आप बताओगे। फिर आप बताओगे कि गवर्नमेंट जो है इन सब टेक्नोलॉजीज का यूज कर रही है फॉर द पर्पज ऑफ गवर्नेंस, राइट, दैट्स व्हाई इट इज ई गवर्नेंस, राइट। और कैसे यूज कर रही है, फिर आपको एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। तो आप बोल सकते हो, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, डिजी लॉकर। नाउ डिजी लॉकर यूजेस क्लाउड टेक्नोलॉजी। क्या यूज करता है डिजी लॉकर आपका? सो आप देखो, आपको बस ये बताना है मेनली कि कैसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके अंदर काफी टेक्नोलॉजीज थी, राइट। और वो टेक्नोलॉजीज ने जो है आज की डेट में ई गवर्नेंस को एक इंटीग्रल पार्ट बना दिया गवर्नमेंट का, राइट। तो आपको बताना होगा, जैसे एक टेक्नोलॉजिकल एग्जांपल हो क्लाउड टेक्नोलॉजी, फिर आप क्लाउड टेक्नोलॉजी का एग्जांपल लेके बता सकते हो, या फिर ऐसे बता सकते हो कि कैसे इंटीग्रल पार्ट बन गया गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन में ई गवर्नेंस बताइए। तो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। गवर्नमेंट टू सिटीजन्स में क्या ई गवर्नेंस है, जैसे मैंने अभी बताया डिजी लॉकर, जो क्लाउड टेक्नोलॉजी यूज करता है, राइट। और उसके अलावा क्या है, गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B, तो इसमें MCA 21 का आप बता सकते हैं, राइट। सो ये सब क्या है, ये सब जो है डिजिटल टेक्नोलॉजीज पे बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, जो अगेन गवर्नमेंट का एक जो है इंटीग्रल पार्ट बन गया है, राइट। बट अगेन लास्ट में डिस्कस है, तो आप बताओगे कि कुछ चैलेंजेस भी हैं, और आप फिर बताओगे उसके बाद कि चैलेंजेस को ओवरकम भी किया जा सकता है। सो दैट इज हाउ यू वुड अप्रोच। सो अगेन आई होप आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स काम में आए, यहाँ पे हमें जो है क्या चैलेंजेस थे वो भी काम में आए, और क्या वे फॉरवर्ड है वो भी काम में आए, ठीक है। इट इज ओनली थ्रू दिस कंटेंट दैट वी कुड आंसर दिस, एंड ट्रस्ट मी, यही सेम कंटेंट हम यहाँ पे भी लगाने वाले, ठीक है। सो इम्प्लीमेंट, अगेन क्वेश्चन देखो तो लिटरली ऑलमोस्ट सेम थीम पे, implementation of ICT based projects suffer in terms of certain vital factors, यानी कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं इंफॉर्मेशन ICT प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। सो जो ई गवर्नेंस में कुछ शॉर्ट कमिंग है, आपको फैक्टर्स जो है आइडेंटिफाई करना है, और आपको ये बताना है कि कैसे जो है उन फैक्टर्स को जो है रेक्टिफाई करें, ताकि वो जो आईसीटी प्रोजेक्ट्स हैं वो इफेक्टिव हो जाए, राइट। सो अगेन यहाँ पे ये जीएस पेपर 2 में आता, तो इट इज नेचुरल कि ई गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में आता, क्योंकि ई गवर्नेंस का मतलब ही होता है कि आप टेक्नोलॉजी यूज करो, ठीक है। सो अगेन क्या प्रॉब्लम्स थी वो देखना है, एंड डोंट वरी, प्रॉब्लम्स के लिए आगे स्लाइड है, पीपीटी मिल जाएगी, सब मिल जाएगा, वो डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। पर अभी समझिए क्वेश्चन में ये समझिए कि देखिए एक ही कंटेंट आपका, कि प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस, यहां भी हमने यूज किया प्रॉब्लम सोल्यूशन एग्जांपल, यहां भी प्रॉब्लम सोल्यूशन एग्जांपल। Next is e-governance is not about utilization of power of new technology, but also critical importance of use value. So again, this is also a problem कि कई बार टेक्नोलॉजी के यूटिलाइजेशन पे फोकस होता है rather than use value. अब मान लो आप बहुत डिजिटल सर्विसेज दे रहे हो, बट अगेन कोई पुअर पर्सन है, उसके पास तो स्मार्टफोन है नहीं, तो उसके लिए तो ई गवर्नेंस का कोई जो है इंपॉर्टेंस रहा ही नहीं, राइट। सो यू हैव टू एक्सप्लेन इट, अगेन यहाँ पे आप जो है एग्जांपल्स दे के एक्सप्लेन करोगे,
और फिर ऑब्वियसली आप जो है प्रॉब्लम्स बता दी, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर दिया आपने कि ये प्रॉब्लम है। वहीं पे नहीं रुकते यूपीएससी में, यू ऑल नो दैट यू नीड टू गिव सॉल्यूशंस, आपको जो है सॉल्यूशंस देना है, बिकॉज जब आप ये एग्जाम को क्लियर कर लोगे तो उसके बाद भी एज अ ब्यूरोक्रेट आपका काम मेन यही रहता है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी, राइट। बहुत सारे इश्यूज चैलेंजेस आते हैं गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में, राइट। तो आपको वो जो है लोगों के तो वो जो है आपको सॉल्व करना है, राइट। तो यहाँ भी आपको सोल्यूशन देना है। सो अगेन थर्ड क्वेश्चन में भी देखिए, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया और सोल्यूशन दिया, राइट। आई होप आप देख रहे हो कि हम एक ही कंटेंट बार बार यूज कर रहे हैं, राइट। देखिए मैं कंटेंट बताने से ज्यादा टाइम इधर इसीलिए ले रहा हूं ताकि आप ये चीजें समझें, ठीक है। क्योंकि ये चीजें आप समझ गए तो ट्रस्ट मी, आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम पढ़ के भी आपका जो है आउटपुट ज्यादा हो जाएगा। Now, electronic cash transfer system, we all know JAM DBT. So, is an ambitious project to minimize corruption, eliminate wastage and facilitate reform. तो एक और डायमेंशन यहाँ पे आया कि ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफर सिस्टम जो है वो एक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट हो गया। तो ई गवर्नेंस के बेनिफिट्स या एडवांटेजेस, तो एक और डायमेंशन हो गया। तो यहाँ बेनिफिट्स और एडवांटेजेस तो आपको ऑलरेडी दे दिए, राइट। आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दोगे जैम डीबीटी का एग्जाम्पल देके, राइट। बट आपको क्या है यहाँ पे कमेंट करना है। सो कमेंट करते वक्त अपना पर्सपेक्टिव भी देना होता है। सो अगेन आप बताओगे कि अगेन है तो जो इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफर सिस्टम इस चीज के, बट अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स है। सो अगेन एमजी नरेगा का एग्जांपल दे सकते हो कि कुछ प्रॉब्लम्स क्या है कि डिले होता है, राइट। कई बार जो है फिंगरप्रिंट थंबप्रिंट मैच नहीं करते हैं तो इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप प्रॉब्लम्स बताओगे और लास्टली फिर से आप जो है सोल्यूशंस बताओगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ, आई होप आप समझ रहे हो कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंटेंट, लिमिटेड अमाउंट ऑफ डायमेंशन ही गवर्नेंस पे हर बार जो है यूज हो रही है, ठीक है। और इसमें हमने सारे क्वेश्चन लिए 2020 से लेके 2013 तक, ठीक है। नाउ डेफिनेशन अगेन आप डायरेक्टली देख सकते हो, इट इज बेसिकली जब हम आईसीटी को यूज कर रहे हैं टू प्रोवाइड सर्विसेज टू सिटीजन्स, businesses and government. So G2C, G2B, G2G, ठीक है। And that has to be done in a speedy, efficient and transparent manner, ठीक है। So again it is या तो shorter definition is application of ICT to make government smart, that is simple, moral, accountable, responsive and transparent, right? तो सिंपल डेफिनेशन ये रख सकते हो आप अपने पास, बिकॉज दिस कुड बी यूज्ड इन योर आंसर। नीड फॉर ई गवर्नेंस या नीड बोलो या बेनिफिट्स बोल सकते हो आप, ठीक है। व्हाट इज द नीड और व्हाट आर द बेनिफिट्स। सो आप ये बहुत ही कॉमन सेंस वाले पॉइंट्स है, ठीक है। better service delivery, transparency and accountability, empowering people through information, improved efficiency within the governments, improved interface with business and industry, and ultimately e-governance अगर देखा जाए, so it is not the end कि e-governance ही लाना है। e-governance is a means to an end। एंड हमारा ये है कि गवर्नेंस इंप्रूव हो, कि लोगों को जो है सर्विस टाइमली मिले, क्वालिटी सर्विस मिले, राइट। गवर्नेंस इंप्रूव हो, राइट। और उसको करने के लिए एक टूल हमारे पास जो है, एक मीन्स हमारे पास जो है वो है ई गवर्नेंस, राइट। So e-governance is there to ensure good governance, right? So e-governance is a mean, good governance is a end, ठीक है। एंड अगेन ये कहां से लिया है मैंने, ये सेकंड एआरसी की रिपोर्ट से लिया है। सेकंड एआरसी की जो ई गवर्नेंस की रिपोर्ट है वहां से लिया। तो आप देख सकते हो कि काफी कंटेंट, इनफैक्ट अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द कंटेंट हमें सेकंड एआरसी से मिल जाएगा। उसके बाद हमें जो है अगर ई गवर्नेंस में वैल्यू एडिशन करना होता, एग्जांपल्स लेना होता, तो आप करंट अफेयर्स पढ़िए, करंट अफेयर्स मैगजीन वगैरह इंटरनेट पढ़िए और उसके एग्जांपल जो है आप यहाँ पे उठा के डाल सकते हो, ठीक है। सो बेनिफिट्स एक और तरीका है, इंटरनली और एक्सटर्नली आप बता सकते हैं। और ये सारे पॉइंट्स आपके, इंटरनली डुप्लीकेशन नहीं होता, ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर जो बहुत ही कम्बरसम और हैसल वाले होते हैं वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इफिशियंसी है, कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन बढ़ जाता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है ज्यादा हो जाती है एजेंसीज के बीच में, क्योंकि इजीली इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है रैपिडली। और सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, राइट। तो इंफॉर्मेशन सिक्योर भी रहती है। बाकी सिटीजन्स या जो गवर्नमेंट के बाहर है, चाहे सिटीजन्स हो या बिजनेस हो, उनको सर्विस बहुत फास्टर मैनर में मिलेगी, उनके लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, राइट। इनोवेशन आएगी, पार्टिसिपेशन, सिटीजन एम्पावरमेंट, ये सब जो चीजें हैं ये बेनिफिट्स आप बता सकते हैं, ठीक है। अब चैलेंजेस भी होते हैं। सो अगेन देखिए मैं कंटेंट में ज्यादा डीप नहीं जाना चाहता क्योंकि ये सारा लिखा हुआ है, आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो चैलेंजेस बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज के हमारे पास चैलेंज है, राइट। सो टेक्नोलॉजी में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पीपल में डिजिटल इलिटरेसी या लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी या डिजिटल इलिटरेसी और रेजिस्टेंस टू चेंज।
लैक ऑफ आईटी प्रिपेयर्डनेस, ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कई जो स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे वो आईटी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। फिर रिफॉर्म्स इन दी प्रोसेस, तो बेसिकली आप ई गवर्नेंस तो इंट्रोड्यूस कर दिया, बट ऑफिस की जो प्रोसेस है वो अभी भी बहुत ज्यादा कम्बरसम है, राइट। सो इन दैट केस अगेन वो जो है आपका ई गवर्नेंस का फुल बेनिफिट नहीं आएगा। दैट्स व्हाई इट इज अ चैलेंज, इट इज अ बैरियर, ठीक है। लोकल लैंग्वेजेस में इंटरफेस नहीं है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस नहीं है, देयर इज लैक ऑफ ब्रॉडर गवर्नेंस रिफॉर्म्स, राइट। सो गवर्नेंस रिफॉर्म्स भी जो हमें चाहिए वो है नहीं, ठीक है। सो अगेन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ई गवर्नेंस लिए आपने सबको जो है वो बना दिया तो काम हो जाएगा। ई गवर्नेंस के साथ साथ आपको गवर्नेंस रिफॉर्म्स भी चाहिए, ठीक है। फिर साइबर थ्रेट्स, ऑब्वियसली आज की डेट में साइबर थ्रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे रैंसमवेयर हो गया, मैलवेयर हो गया, राइट। प्राइवेसी के थ्रेट्स, तो प्राइवेसी भी एक बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में। और ई गवर्नेंस में जो है एक बड़ा कंसर्न ये भी है कि गवर्नमेंट जो है सिटीजन्स का डेटा ले रही है, जैसे आधार के केस में। आधार इज नाउ हैड बीन वन ऑफ द मेन टूल फॉर ई गवर्नेंस, राइट, जैम डीबीटी में। और उसके ऊपर बड़ा केस आया था कि ये जो है प्राइवेसी को वायलेट करता है, ठीक है। ऑपरेशनल फेलियर्स और लैक ऑफ इंटर ऑपरेबिलिटी, ठीक है। तो ये कुछ और एरियाज है, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एस्पेक्ट कि हम क्या कर सकते हैं, राइट, व्हाट वी कैन डू। मूविंग ऑन टू दैट एस्पेक्ट, तो देखिए अब ऑब्वियसली ये आपको वे हेड भी बताना है। सो देखो यहाँ पे मैंने आपको बस ये कंटेंट इसीलिए दिया है ताकि मैं आपको इलस्ट्रेट, अगेन ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता कुछ आप जो ढूंढोगे, ठीक है। सो देखो ये कंटेंट देने का पर्पज ही ये है कि बेसिकली आपको एक आइडिया लगे कि कैसे इतने लिमिटेड कंटेंट से भी, अगर मान लो आपके पास बस यही कंटेंट होता तो भी आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते थे इसका, ठीक है। बस थोड़ा करंट का वैल्यू एडिशन और थोड़े एग्जांपल्स, इनफैक्ट आगे एग्जांपल्स भी दिए डिजिटल इंडिया वगैरह इसका, तो वो जो है ऐड करते आप। और इतने से बस कितने पेजेस है ये, कितने पेजेस है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पेजेस के कंटेंट में आप जो है ई गवर्नेंस बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, राइट। सो इसी तरीके से जो है आपको जो है अपने दूसरे टॉपिक्स के लिए भी नोट्स बनाने, राइट। सो ये पूरा इतना सारा कंटेंट देने का पर्पज यही था। ये नहीं था कि आपको कंटेंट पढ़ाना, बट आपको ये समझाना कि कैसे आप इतने कम कंटेंट से भी काफी कुछ जो है कर सकते हो, ठीक है। और इसमें अगेन आप बोलोगे कि फैक्ट्स, डेटा जो है वैल्यू एडिशन, सो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा इंटरनेट में देखो हर जगह वैल्यू एडिशन कर सकते हो। सो वे है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, डिजिटल लिटरेसी, लोकल लैंग्वेजेस का यूज, इंटरऑपरेबिलिटी एंड कॉमन स्टैंडर्ड, साइबर सिक्योरिटी को एनहांस करा जाए, ठीक है। यहाँ पे इनफैक्ट गवर्नमेंट मेजर्स भी जो है मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ब्रॉडर गवर्नेंस रिफॉर्म्स, मॉनिटरिंग, वैल्यूएशन, अडॉप्शन ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक, ब्लॉकचेन, एआई, मशीन लर्निंग, राइट। सो ये कंटेंट में देखिए अडॉप्शन ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक, ब्लॉकचेन, एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी, ये सब अडॉप्ट करके हम ई गवर्नेंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, ठीक है। एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन ई गवर्नेंस, सो दिस इज समथिंग ऑल्सो दैट कैन बी डन, ठीक है। Now, examples of e-governance initiative, Digital India, you all know flagship and umbrella program for transforming India into a digitally empowered society and a knowledge economy, ठीक है। और इसके जो है 9 पिलर्स हैं, जो आपका ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। पहली चीज तो सबको एक्सेस ही मिले, इसलिए 1 2 3 पिलर्स क्या बोलते हैं कि पहले तो सबको इंटरनेट का एक्सेस दे, डिजिटल एक्सेस दे, सबको डिजिटल उसमें लाए। तो ब्रॉडबैंड हाईवे हो या मोबाइल कनेक्टिविटी हो या पब्लिक इंटरनेट एक्सेस हो, तीनों का पर्पज यही कि सबको जो है ऑनलाइन लाया जाए। फिर ऑनलाइन लाने के बाद जो है ई गवर्नेंस का यूज करेंगे टू रिफॉर्म द गवर्नमेंट्स, राइट। ई क्रांति, ई क्रांति इज देयर टू इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर वेरियस सर्विसेज, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग, आईटी फॉर जॉब्स एंड अर्ली हार्वेस्ट, राइट। सो आप देख रहे हैं लॉजिकली फ्लो करते हैं 9 पिलर्स डिजिटल इंडिया के, ठीक है। उसके अलावा MCA 21, उमंग ऐप एंड PFMS, ठीक है। ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको PDF भी जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट द पर्पज इज कि आपको ये समझना है कि कैसे आप जो है लिमिटेड कंटेंट को यूज करके भी जो है, अगेन लिमिटेड भी नहीं, काफी कंटेंट है ये, बट अगेन एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कंटेंट, राइट। ऐसा नहीं कि बहुत सारा कंटेंट है ये। आपने देखा ना कितना सारा कंटेंट है, मेरे को आपको बताने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, राइट। तो बहुत कम कंटेंट है, इसी तरीके से आपको हर टॉपिक के लिए करना है, राइट। और अगर इतना कर लोगे तो ट्रस्ट में आप सारे क्वेश्चन काफी मतलब अच्छी हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन, ठीक है। जैसे जैसे कुछ यूनिक एग्जांपल्स भी आप उठा सकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट ब्लॉकचेन फॉर गवर्नेंस, राइट। कैसे लैंड मैनेजमेंट के लिए उसने जो है अडॉप्ट किया था, ठीक है। सो अगेन की पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहां पे, राइट। इस टाइप के आप जो अगर इनोवेटिव एग्जांपल्स दोगे, अगर पढ़ते हो कहीं, तो ध्यान रखना है कि उसको जो अपने पास इंक्लूड करें, ठीक है।
अब अगला आ जाते हैं सिटीजन चार्टर। तो हम बात करते हैं सिटीजन चार्टर की। तो पहले देखते हैं उसके क्वेश्चन, सिटीजन चार्टर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो अगेन ये बहुत सिंपल और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। सिटीजन चार्टर इज एन आइडियल इंस्ट्रूमेंट फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो पहले आपको बताना है कि सिटीजन चार्टर क्या है और उसके क्या कंपोनेंट्स हैं और कैसे वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाता है। बट इट हैज इट्स ओन लिमिटेशन, बट उसके साथ भी प्रॉब्लम है, राइट। जैसे ई गवर्नेंस के साथ प्रॉब्लम था, वैसे सिटीजन चार्टर के साथ भी प्रॉब्लम है, राइट। आपको बस वो बताना है कि क्या ये लिमिटेशंस है, और फिर जब लिमिटेशंस बताई तो आपको बताना है कि क्या किया जा सकता है। और ये सारा कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा, सेकंड ईयर से की जो रिपोर्ट मैंने बताई है आपको, उसमें पढ़ के, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो सिटीजन चार्टर हैव बीन formulated by many public service delivery organization, there is no corresponding improvement in level of citizen satisfaction and quality of services being provided. Analyze. तो बेसिकली इस कंटेंट में कहा कि यार हमने सिटीजन चार्टर जो बनाया वो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ताकि सिटीजन का सेटिस्फेक्शन बने, इसीलिए बनाया था क्योंकि उसमें हम कमिट करते हैं सिटीजन को कि आपको इतने टाइम में। बट देखा गया कि क्वालिटी ऑफ सर्विस भी नहीं इंप्रूव हुई, ना कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ना सिटीजन सेटिस्फेक्शन। तो ऑब्वियसली आपको बोल रहा है एनालाइज। तो एनालाइज में क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स हैं ऐसी जिसमें डिस्पाइट इंप्लीमेंटिंग, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है कि डिस्पाइट इंप्लीमेंटिंग अ सिटीजन चार्टर जो है उसका इंटेंडेड बेनिफिट नहीं हो रहा। तो कुछ प्रॉब्लम्स है उसमें, राइट। वही प्रॉब्लम्स बतानी है, एंड अगेन प्रॉब्लम्स बताओगे तो सॉल्यूशन भी बताने पड़ेंगे, राइट। नाउ अगर कंटेंट की बात करो तो सेम लाइक जो आपका टॉपिक था ना ये गवर्नेंस वाला, ई गवर्नेंस, उसी की तरह डेफिनेशन की सिटीजन चार्टर क्या है, राइट। एंड कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आप एक दो लाइन ऐसे ले सकते हो, ताकि ये अगर आप अपने इंट्रोडक्शन वगैरह में लिखोगे तो इट वुड मेक योर कंटेंट रिच, राइट। एंड कंपोनेंट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ सिटीजन चार्टर क्या है, ये यहाँ पे आप चार पांच जो पांच छह कंपोनेंट्स हैं वो पढ़ सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से 9 प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे, वो पढ़ सकते हो। फिर एडवांटेज क्या है, एडवांटेज आप बता सकते हो। फिर इश्यूज क्या है, अब इश्यूज को आप कैटेगराइज कर सकते हो कि सिटीजन चार्टर बनाते वक्त, सिटीजन चार्टर इंप्लीमेंट करते वक्त, और सिटीजन चार्टर इंप्लीमेंट करने के बाद फॉलो। तो मैनेजर चार्टर की बेसिकली जब चार्टर बनाते हैं तो चार्टर हम किन के लिए, लोगों को कमिटमेंट दे रहे हैं, बट किसी जो लोगों से जो है कंसल्टेशन ही नहीं होता चार्टर बनाते वक्त, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की इतनी कैपेसिटी, तो कमिटमेंट तो बड़े बड़े कर दिए सिटीजन चार्टर में, बट ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी ही नहीं है उन कमिटमेंट्स पर डिलीवर करने के लिए। लोकल लैंग्वेजेस में नहीं होते सिटीजन चार्टर, तो लोकल लैंग्वेजेस में नहीं, हिंदी में नहीं है मान लो, या कोई और जो लोकल लैंग्वेज है, कोई ट्राइबल जो है उनको समझ में ही नहीं आएगा, तो समझ में ही नहीं आया सिटीजन चार्टर, तो उसका पर्पस डिफीट हो गया, राइट। सेम गोज फॉर की इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का सिटीजन चार्टर होता है, ठीक है, बट काफी लोगों को पता ही नहीं कि यार उस सिटीजन चार्टर में एग्जैक्टली क्या चीजें हैं, क्या टाइमलाइन से वगैरह, उसकी अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को, राइट। सो अगेन जब आपको कमिटमेंट्स आपने किए बट आपके कमिटमेंट्स किसी को पता ही नहीं कि आपने क्या कमिटमेंट किया किसी को, तो कमिटमेंट की वैल्यू रह नहीं जाती, ठीक है। स्टाफ का कमिटमेंट नहीं होता, सिटीजन फीडबैक के मैकेनिज्म नहीं होते, ठीक है। फॉलोअप की चलो सिटीजन चार्टर आपने बना दिया, आपने कहा गवर्नमेंट ने बनाया और कहा कि ये सर्विस में 30 डेज में डिलीवर करूंगा, बट मान लो गवर्नमेंट ने 30 डेज में वो सर्विस डिलीवर नहीं की, तो उसके बाद क्या, उसके बाद कोई ग्रीवियंस रिड्रेसल ही नहीं होता, कोई असेसमेंट भी नहीं होता कि सिटीजन चार्टर में जो है कि सिटीजन चार्टर के अकॉर्डिंग कितना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने परफॉर्म किया है, और अगर कम परफॉर्म किया है तो उसको इंप्रूव कैसे कर सकते, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मूविंग ऑन, अब आगे बढ़ते हैं। सो लास्टली जैसे ई गवर्नेंस में देखा वैसे इसमें भी है कि आपको वे अहेड की आगे क्या करें। तो ये सारे सजेशंस है जो आप देख सकते हो। अगेन ऐसा कुछ इसमें डिस्कस करके यार समझाने लायक नहीं है, और ये सारा कहाँ से मिलता है, ये सारा मिलता है सेकेंड एआरसी, और अगर उसके बियॉन्ड जाना हो तो इंटरनेट, राइट। उससे ज्यादा नहीं जाना, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। लास्ट में सेवोत्तम मॉडल की भी बात कर दो, ठीक है। तो आपका जो है अगर आप देखो तो ये जो कंटेंट इतना मैंने यहाँ पे बताया, अगर आप इतना करके जाओगे तो सिटीजन चार्टर पे कोई भी क्वेश्चन आएगा बड़े आराम से आप कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। नाउ आप लोग सोचोगे पब्लिक अकाउंट कमिटी जो है, ये क्वेश्चन सर्टेनली आप पार्लियामेंट में भी रख सकते हो या फिर यहाँ भी रख सकते हो। दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि शुरू में जब मैंने वेटेज दिया था तो हो सकता है थोड़ा 1-2% का ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोरलेस वो उतना ही है, ठीक है। वो 1-2% ऊपर नीचे इसीलिए होता है कि कुछ क्वेश्चन जो है शायद से वहां भी लाई करती, क्योंकि यूपीएससी जब पेपर देता है तो वो 20 के 20 क्वेश्चन एक साथ देता है, ये नहीं देता कि यहाँ से, ठीक है। एंड अगेन पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस कहीं ना कहीं काफी ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो रोल ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी इन एस्टेब्लिशिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो बड़ा सिंपल है यार, इंट्रोडक्शन में आप बताओगे पब्लिक अकाउंट कमिटी, उसकी हिस्ट्री और उसका रोल, राइट। रोल आप बताओ कि क्या क्या उसके रोल हैं,
राइट, कि क्या अकाउंट का ऑडिट वॉडिट जो रिपोर्ट होती है सीएजी की वो देखता है। इट ब्रिंग्स आउट की कोई भी कि इकोनॉमी विजडम या प्रूडेंस की है, कोई भी एक्सपेंस किया है गवर्नमेंट ने तो उसमें, राइट। अगर कोई करप्शन का केस है, एक्स्ट्रावेगेंस या लॉस का केस है तो वो लाता है। अब एग्जाम्पल भी देने होंगे तो एग्जाम्पल पीएससी का रोल इन 2G स्कैम, इन कोल स्कैम बोल सकते हो आप, ठीक है। दिस इज हाउ यू कुड से। बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ अगेन यू हैव टू डिस्कस, तो ऑब्वियसली आपको सारे एस्पेक्ट्स बताने होंगे। तो आप बताओगे, लिमिटेशन भी है कि कैन नॉट। सो बेसिकली इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि सीएजी तो बहुत सारी रिपोर्ट्स निकालता है बट ये सारी रिपोर्ट्स एग्जामिन कर नहीं पाता, राइट। और इसकी जो सारी रिपोर्ट्स, वो भी लिमिटेड रिपोर्ट्स को जो एग्जामिन करके जो खुद की रिपोर्ट निकालता है, वो भी सारी रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होती, उस पर कोई फॉलोअप नहीं होता। मतलब मान लो पीएससी ने कहा कि यार देखो यहाँ पे करप्शन वगैरह हुआ है, राइट। सो उसके ऊपर कोई फॉलोअप नहीं है। प्लस इट इज एडवाइजरी इन नेचर, पोस्ट फैक्ट, मतलब चीज होने के बाद देखती है। प्लस ब्रॉडर पॉलिसी के इश्यूज को नहीं डील करती और इन्फोर्समेंट पावर नहीं है, ठीक है। Now, way ahead key ensure that all audit reports are examined by CAG, right? And again CAG जितनी सारी ऑडिट करता है तो CAG को ये फोकस करना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ बहुत सारी रिपोर्ट्स लाने की जगह लिमिटेड नंबर ऑफ रिपोर्ट्स लाएं, बट दे शुड बी क्वालिटी रिपोर्ट्स, ठीक है। एंड ये कुछ सजेशन हैं, अगेन आप देख सकते हो, राइट। कंटेंट इज सेकेंडरी, प्राइमरी इसकी समझना कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और उसको कैसे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो आपका क्वेश्चन आया है वो है करप्शन पे, राइट। दिस इज ऑन करप्शन, राइट। सो बोला है कि इंटीग्रिटी इंडेक्स होता है, यू ऑल नो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का इंटीग्रिटी इंडेक्स होता है, ठीक है। इंडिया की पोजीशन बहुत कम है, इंडिया की पोजीशन वेरी लो, राइट। सो ऑब्वियसली बड़ा नेचुरल है कि इंडिया की पोजीशन लो है, तो आपसे कोई क्या पूछेगा कि क्या कारण है, व्हाट आर दी कॉजेस। बट आपको यहाँ पे और अच्छे से सेग्रीगेट करेगी, लीगल कॉजेस क्या है, पॉलिटिकल कॉजेस क्या है, इकोनॉमिक कॉजेस क्या है, सोशल कल्चरल कॉजेस क्या है। just because of this there is decline of public morality in India, मतलब because of this there is more corruption, right। आप आंसर में लिखोगे decline of public morality, right। तो शुरुआत आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इंडेक्स से करोगे। 80 जो है 2019 में थी। अगर रीसेंट आपको पता है तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, राइट। आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट दी रीसेंट, राइट। एंड अगेन उसमें मेनली जो कहा था कि अनफेयर एंड ओपेक पॉलिटिकल फाइनेंसिंग, ये एक मेन रीजन था कि जो है इंडिया की रैंक कम रही, राइट। एंड और भी अगर कुछ ऑब्जर्वेशन अगर आप देखो, मान लो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का नहीं तो इसके इंडेक्स का नहीं तो किसी और का भी करप्शन को लेकर ऑब्जर्वेशन या पर्सपेक्टिव हो तो वो भी आप लिख के स्टार्ट कर सकते, ठीक है। बाकी लीगल फैक्टर्स में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की वीकनेस थी और पुअर इन्फोर्समेंट। तो सबसे बड़ी बात है कि इन्फोर्समेंट पुअर। हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, बट उसमें करप्शन केसेस में कन्विक्शन रेट कितना है, सिर्फ 3%। देर इज ओनली 3%, यानी 100 करप्शन के केसेस आते हैं तो ओनली 3% में कन्विक्शन होता है। तो कुड यू इमेजिन कि 97% केसेस छूट जाते, ठीक है। पॉलिटिकल फैक्टर्स तो आई थिंक आप सबको पता है, क्रिमिनलाइजेशन एंड पॉलिटिकल फाइनेंसिंग या मनी पावर का यूज। इकोनॉमिक फैक्टर्स में ब्लैक मनी एंड लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमी जो है इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो वो कैश में डील करती है, राइट। इट जनरेट्स ब्लैक मनी और टैक्स इविजन होता है, राइट। ये सब चीजें आप बता सकते हो। अगेन यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर्स में आप टैक्स हेवन एंड ऑल भी बता सकते हो। एंड सोशो कल्चरल फैक्टर्स, तो जैसे संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन। सो ये कौशिक बसु जो वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने कहा कि बेसिकली करप्शन को जो है सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, राइट। एक फेनोमेना है जहां लोग क्या देख रहे हैं कि करप्ट मीन से पैसा कमाया और कोई ब्यूरोक्रेट जो है उसको लेके जो है बहुत लेविश लाइफस्टाइल जी रहा है, तो लोग उस लाइफस्टाइल को देखते हैं बट ये नहीं देख रहे कि वो लाइफस्टाइल के लिए पैसा कैसे कमाए, राइट। और दैट्स व्हाई देयर इज लैक ऑफ सोशल स्टिग्मा, ठीक है। एंड वे अहेड इट इज ऑल देयर। लीगल गवर्नेंस रिफॉर्म, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल हो। पॉलिटिकल सिस्टम में रिफॉर्म्स होने चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, राइट। अब तो इस पे भी जो है इसको बंद करने की बात की जा रही है, बट अगेन आप लिख सकते हो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे आप चाहे इंडेक्स मत बोलो बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिख सकते हो, राइट। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप बोल सकते हो कि जितना ज्यादा इजी होगा, जितना ज्यादा प्रोसेस सिंपल होंगे, उतना ज्यादा करप्शन करने के मौके कम होते जाएंगे, ठीक है। बाकी सोशल कैंपेन या सोशल अकाउंटेबिलिटी भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट। सोशल अकाउंटेबिलिटी, इसमें क्या आता है, सोशल ऑडिट, ठीक है, सोशल ऑडिट, ओके। एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये सब हम जानते ही हैं कि जैम डीबीटी जब से आया है, एमजी नरेगा में घोस्ट बेनिफिशियरीज की प्रॉब्लम खत्म हो गई, ठीक है। तो जब से जैम डीबीटी आया, एमजी नरेगा में घोस्ट बेनिफिशियरीज की प्रॉब्लम
खत्म, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गई, ठीक है। सो मूविंग ऑन, अब देखिए अगला क्वेश्चन है ऑन दी पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। सो एक जेनरिक क्वेश्चन है गवर्नेंस पे कि लोगों का पार्टिसिपेशन जो है एट वेरियस लेवल, पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड की कितना ज्यादा इफेक्टिव गवर्नमेंट है और पीपल का कितना पार्टिसिपेशन है, राइट right? दोनों इंटरडिपेंडेंट पे, यानी एक चीज होगी तो दूसरा होगा, दूसरी चीज होगी तो ये होगा, ठीक है। सो इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम एंड पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस सिस्टम दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो आपको ये रिलेशनशिप बतानी है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विथ ईच अदर, ठीक कैसे ये रिलेशन होती है, ठीक है। तो इन जनरल अगर आप शुरू करोगे तो अगेन सेकंड एआरसी में देखोगे तो उसमें ये थीम के बारे में डिस्कस कर रखा है, राइट। देयर इट हैज बीन टोल्ड कि सिटीजन पार्टिसिपेशन कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे सिटीजन पार्टिसिपेशन होने से जो है गवर्नमेंट सिस्टम और इफेक्टिव हो जाता है। इनफैक्ट आप इन जनरल आप बता सकते हो कोई एग्जांपल देके। सबसे अच्छा एग्जांपल है सोशल ऑडिट का। सोशल ऑडिट एक ऐसी चीज है जहां पर सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ऑफिशियल्स, राइट। सो सिटीजन्स पार्टिसिपेट करें तो सोशल ऑडिट होने से इफेक्टिव कैसे हो जाता है कि वहां पे जो है आपका जितना ज्यादा इफेक्टिव, मतलब कि जो करप्शन वगैरह जो है कर्व हो जाता है, ठीक है। एंड पीपल्स पार्ट, नाउ अगेन जितना ज्यादा इफेक्टिव गवर्नमेंट सिस्टम है उतना ज्यादा लोग जो है बिलीव करते हैं और उतना ज्यादा जो है पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें हैं, वाइस वर्सा इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो अगेन सिटीजन का पार्टिसिपेशन कितने तरीकों से हो सकता है ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो कंटेंट, कि सिटीजन का पार्टिसिपेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, राइट। गवर्नेंस में एक की सिटीजन इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हैं, नेक्स्ट की सिटीजन सजेशंस दे रहे हैं, उसका नेक्स्ट की सिटीजन डिमांड कर रहे हैं बेटर सर्विसेज, उसका नेक्स्ट ये कि सिटीजन आर होल्डिंग सर्विस प्रोवाइडर्स एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज अकाउंटेबल। सो ये सोशल ऑडिट वो है। और उसका भी नेक्स्ट ये है कि दे आर पार्टिसिपेटिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग, राइट, कि खुद जो है इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे आप जो है ये होता है आपका ग्राम पंचायत जीपीडीपी डेवलपमेंट प्लान्स, राइट। सो ग्राम पंचायत में जो आपका ग्राम सभा है, तो एक तो सोशल ऑडिट हो गया, एक ग्राम सभा की बात हो गई जहां सिटीजन्स इफेक्टिवली जो है डिसीजन मेकिंग में कि क्या हमें जो है कैसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन करना है या फिर क्या एसेट्स बनवाने। सेम केस एमजी नरेगा में भी जो है ग्राम सभा में डिसीजन लिए जाते हैं कि क्या एसेट्स बनाने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मतलब जो है कि पार्टिसिपेशन एक तरफ तो यहाँ पे बता देंगे पार्टिसिपेशन कैसे इफेक्टिवनेस ला देती है सोशल ऑडिट या एमजी नरेगा में जो पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। और दूसरी तरफ जो है कैसे गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस पार्टिसिपेशन करती है, वो तो ट्रस्ट है, राइट। बेटर कैपेसिटी ऑफ द पीपल टू पार्टिसिपेट, राइट, क्योंकि अच्छा अगर इफेक्टिव गवर्नमेंट सिस्टम होगा तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा, राइट। और फिर लोगों का जो है पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा, ठीक है। इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म्स फॉर पार्टिसिपेशन, अगर गवर्नमेंट सिस्टम इफेक्टिव है तो जो है प्लेटफॉर्म्स जो है जिसपे जो सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे ग्राम सभा। सो ग्राम सभा इज अ प्लेस वेयर सिटीजन आके जो है डिसीजन ले सकते हैं अपने विलेज के लिए क्या करना है। बट वो इफेक्टिवली फंक्शन जब ही करेगा जब ग्राम सभा को के पास जो है मतलब इतना रिसोर्स हो, राइट, कि उसका जो है वो इफेक्टिव हो, ग्राम सभा की जो डिसीजन लिए जाते हैं वो एक्चुअली इंप्लीमेंट किए जा सकें, राइट। तो आई होप आपको ये रिलेशन क्लियर होगा कि कैसे गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस पार्टिसिपेशन इंक्रीज करती है और कैसे पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस जो है इंक्रीज करता है, ठीक है। एंड अगेन ये सब चीजें कहां से आई मेरे को, ये जो है ये सब थीम्स और आइडिया जो है सेकंड ईयर से जब आप पढ़ोगे तो आपको जो है ये सब क्लियर हो जाएगा। जो अगेन सारी रिपोर्ट्स नहीं, जो स्पेसिफिक रिपोर्ट्स और जिस तरीके से मैंने कहा उस तरीके से पढ़नी, ठीक है। आगे बढ़ते हुए वे अहेड। सो ऑब्वियसली वे अहेड क्या होता है कि हमें सिटीजन की पार्टिसिपेशन बढ़ानी चाहिए बिकॉज इट इज अल्टीमेटली बेनिफिशियल, ठीक है। तो आप कहोगे कि और ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म्स हो, राइट। जैसे सोशल ऑडिट जो है मैंडेटरी कर देना चाहिए हर प्रोग्राम में और स्कीम के लिए, ठीक है। ये पहले एक सजेशन था, अब तो ज्यादातर उनके लिए मैंडेटरी कर ही रखा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप और सजेशंस दे सकते हो। नाउ कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं तो उनको अभी डिस्कस करना सेंस नहीं बनाता, बट अगेन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि करंट अफेयर से कैसे आ सकते हैं। तो विसल ब्लोअर एक्ट 2011, ये जो है अगर जो है इसको अमेंड करने के लिए एक बिल था जो 2015 के अराउंड 15 में क्वेश्चन आया कि इसको अमेंड करने के लिए अगर बिल रख देंगे तो अगेन इट विल डाइल्यूट दिस बिल। तो ये क्रिटिकली एवेल्युएट करना था आपको, ठीक है। सो अगेन कुछ बिल जो न्यूज में है, कुछ ऐसा चीज जो न्यूज में है जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी से रिलेट करती हो, जिसपे काफी जो है डिबेट चल रहा हो, तो ऐसी चीजें करंट अफेयर्स की आपको जो है क्लियरली पढ़नी, ठीक है। और स्पेशली कोई लॉ या इंस्टीट्यूशन, राइट, इंस्टीट्यूशन जैसे लोकपाल 2013 में आया। 2013 में आप सबको पता है काफी कुछ हुआ था लोकपाल को लेके, राइट। तो 2013 में ही आया
और उस पर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सो आप देख रहे हो कोई लॉ हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो जो ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस से रिलेटेड है, अगर वो काफी न्यूज में है और काफी उसके अराउंड कंट्रोवर्सी वगैरह हो, कंट्रोवर्सी तो नहीं बट काफी डिबेट चल रहा है, तो वो चीज आपको जरूर अच्छे से पढ़नी है, प्रॉपर स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क में पढ़नी है, ताकि जो है आपको अगर क्वेश्चन आए उस पर तो आप अच्छे से उसको आंसर कर पाए, ठीक है। एंड इसके बाद सत्यम स्कैंडल, तो आप पूछोगे ये तो 2009 में हुआ, 2015 में क्यों? क्योंकि इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था इससे रिलेटेड, राइट। कुछ न्यूज में आया था ये, उससे रिलेटेड कुछ जजमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, सो दैट्स व्हाई इट केम, राइट, ठीक है। नाउ अगला एस्पेक्ट है जो अगेन आपका शॉर्ट टॉपिक है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, राइट। सो इसको बेसिकली हम इधर इसलिए पढ़े क्योंकि गवर्नेंस में अगेन सिविल सर्विसेज का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। काफी शॉर्ट और कंसाइज है, जैसे मैंने आपको बताया आपको कि एग्जैक्टली व्हाट रोल दे प्ले, व्हाट रोल दे प्ले, राइट, कितने इफेक्टिव हैं उस रोल में, राइट, या बेसिकली यहाँ पे इश्यूज क्या हैं, राइट, इश्यूज क्या है और क्या मतलब अगेन यहाँ पे ऐसा सिंपली ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इश्यूज बताओ, साथ में ये भी बताओ कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, कुछ कंट्रीब्यूशन को लेके भी आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है, कितने इफेक्टिव रहे हैं और फिर इश्यूज क्या है और फिर रिफॉर्म्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आगे आप क्वेश्चन देखोगे कि इसके अराउंड सेंटर किए, ठीक है, रिफॉर्म्स या रोल के अराउंड सेंटर करते हैं, ठीक है। सो इश्यूज, रिफॉर्म्स, रोल इसके अराउंड सेंटर किए, तो रिफॉर्म्स के सजेशन, सो इतना अगर आप कर लोगे इसको तो आपका जो है इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप एक डिसेंट अच्छा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ अगेन देखिए क्वेश्चन आपका 2020 में आया था दैट इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, राइट। सो इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, और ये बोला है कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट सजेस्ट रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विस। सो बेसिकली आपका जो सिविल सर्विसेज है वो एक इंस्टीट्यूशन है, राइट, और उसकी जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उसके ऊपर जो है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा, राइट। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं सिविल सर्विसेज में फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। तो देखो आप यहाँ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, यहाँ डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, राइट। तो बेसिकली आपको यहाँ इन जनरल बताना होगा कि कैसे जो है सिविल सर्विस है एज ए इंस्टीट्यूशन, अगर वो अच्छे से फंक्शन करता है तो कैसे वो जो है इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है और कैसे वो जो है डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करता है, बेसिकली उसका रोल क्या है, राइट। अगर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड डेमोक्रेसी, यहाँ डेमोक्रेसी भी, राइट। सो अगर इकोनॉमी की बात करें तो बेसिकली इकोनॉमी में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, राइट, अगर अच्छे से फंक्शन कर रहा है, ठीक है, टाइमली सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं, राइट, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, जैसे आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बात करते हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट से जो है परमिट्स लेने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, राइट। सो अगेन अगर परमिट लेने में ज्यादा टाइम लगता है तो वो कहीं ना कहीं जो एक लैकुना है सिविल सर्विसेज का, राइट, उनकी क्वालिटी में डिफिशियंसी है। तो अगर इसको इंप्रूव कर दें, राइट, जैसे ई गवर्नेंस लाके, तो क्या होगा कि बिजनेस को जल्दी अप्रूवल मिलेगा, जल्दी अप्रूवल मिलेगा तो वो ज्यादा अच्छा बिजनेस कर पाएंगे और उससे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। एंड फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए अगेन देखो यहाँ पे पूछा है इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो आपको बेसिकली लिंक करना होगा कि कैसे स्टेबिलिटी लाते हैं सिविल सर्वेंट्स, ये सब करते हैं डेमोक्रेसी में, राइट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाते हैं वो, ठीक है, पीसफुल ट्रांजिशन करते हैं, और ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं अगेन जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है एक कंट्री का, वो भी जो है उसके इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है, तो ये भी आपको पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन ऑब्वियसली आपको जो है अगर रिफॉर्म्स की बात की तो ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफॉर्म्स तो बताएंगे नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि कुछ चैलेंजेस हैं तो वो चैलेंजेस बताओगे, एंड अगेन आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या चैलेंजेस है, एक लिस्ट है छोटी सी वो देखेंगे, और चैलेंजेस के बाद कि क्या रिफॉर्म्स ले सकते हैं। तो सेकंड ईयर की 10th रिपोर्ट की ट्रेनिंग अच्छी कर ले, लेटरल एंट्री करें, ठीक है, मेरिट बेस्ड होना चाहिए जो प्रमोशंस वगैरह जो आगे बढ़ना, रादर देन सीनियरिटी बेस्ड। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ना सबसे बड़ी चीज है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, राइट, और देखोगे कि ये यही कंटेंट आपको जो है बार बार यूज होगा, जो पीछे के जो क्वेश्चन थे उसमें भी यही कंटेंट यूज हो रहा था, राइट। सो अगेन द आइडिया हियर इज आप देखो कि सेम कंटेंट जो है हर जगह यूज हो रहा है, जब आपको पता है कि एक ही लिमिटेड कंटेंट बार बार यूज होना है तो उस कंटेंट को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद जो है उतना कंटेंट आपने बना लिया, उसके बाद आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग और आंसर राइटिंग स्किल डिटरमाइन करेगी कि आप कितने अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। नाउ कोड ऑफ इथिक्स, अगेन ये सब सेकंड एआरसी ने दे रखा है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फॉर सिविल सर्वेंट, सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाए, तो ये सारे पॉइंट्स जो है सेकंड एआरसी 10th रिपोर्ट की अगर आप समरी देखें तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चंस, राइट। तो इनिशियली सिविल सर्विस इंडिया वर डिजाइन टू अचीव गोल्स ऑफ न्यूट्रलिटी एंड इफेक्टिवनेस व्हिच सीम टू बी लैकिंग इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। तो क्या है बेसिकली इशू,
कि आज के टाइम में एक इशू है हमारे सिविल सर्विसेज के साथ कि उनकी जो है न्यूट्रलिटी अंडरमाइन हो रही है, वो इतने इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव मतलब जो काम कर रहे हैं उससे जो आउटकम मिलना चाहिए, जो रिजल्ट होना चाहिए वो नहीं है। जैसे कई बार हमारी पढ़ाई की बात करें तो कई बार हमारी पढ़ाई इफेक्टिव नहीं होती कि हम बहुत सारा, जैसे कई लोग जो है रोल ऑफ ये सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी पे बहुत सारे 20 25 30 40 पन्ने पढ़ देते हैं, बट जब आंसर लिखने की बात आती है तो आंसर नहीं लिख पाते। दैट मीन्स आपकी पढ़ाई इफेक्टिव नहीं है। सेम केस है सिविल सर्वेंट्स के साथ, राइट। तो अगेन की इफेक्टिवनेस नहीं है और न्यूट्रलिटी नहीं है। सो आपसे पूछा है कि इस कॉन्टेक्स्ट में डू यू एग्री विद द व्यू कि ड्रास्टिक रिफॉर्म्स चाहिए सिविल सर्विस में। अगेन क्या रिफॉर्म्स, ठीक है। अगला देखो, ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड कल्चर हैव हैम्पर्ड, अगेन दिस इज अ इशू, द प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कमेंट, सो अगेन कमेंट में आप बताओगे, डिटेल में बताओगे चैलेंजेस और फिर रिफॉर्म्स, ठीक है। सो अगेन कमेंट में बेसिकली शुरुआत में आप बताओगे कि रोल है सिविल सर्विसेज का, ये रोल है, पहले ऐसे थे, ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था, उसका भी कुछ फायदे हैं बट उसके कुछ नुकसान भी हैं, राइट। वो जो इश्यूज बताओगे, इश्यूज बताने के बाद बोलोगे कि इसको रिफॉर्म करके इसे करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। राइट। तो ये आपका जो है, अगर आप देखो ये तीनों क्वेश्चन जो आपके आए, दे सेंटर अराउंड व्हाट, दे सेंटर अराउंड रिफॉर्म्स, दे सेंटर अराउंड इश्यूज, कि क्या इश्यूज हैं, क्या रिफॉर्म्स हैं, और क्या जो है मतलब बेसिकली रोल है, ठीक है। तीन चीजें, रोल, इश्यूज एंड रिफॉर्म्स, ठीक है। इन तीन चीजों के अराउंड ही आपके क्वेश्चन आए, राइट। अब देखो इश्यूज की बात करें तो ये सारे कंटेंट है आपके पास। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मतलब बेसिकली ट्रांसफर्स की जो बात होती है, सिविल सर्वेंट्स की रैपिडली ट्रांसफर होता है, राइट, वो एक हो गया। अकाउंटेबिलिटी इश्यूज में बोल सकते हो करप्शन, नॉन रिस्पॉन्सिव टू सिटीजन नीड, रूल ओरिएंटेड, राइट, दे आर रूल ओरिएंटेड रादर देन रिजल्ट ओरिएंटेड, मतलब उनको रूल फॉलो करना है रादर देन की रिजल्ट लाए, ठीक है। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, कई बार एक्सपीरियंस क्या करते हैं पढ़ाई में कि बुक ओरिएंटेड हो जाते हैं। बुक की टॉपर्स ने बोल दिया कि ये बुक पढ़नी है तो बस वो बुक की रीडिंग करते हैं, रादर देन सीइंग बीइंग एग्जाम ओरिएंटेड कि उस बुक में से हम क्या कंटेंट ले जो हमें आंसर लिखने में, जो हमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन आंसर करने में हेल्प करेगा, राइट। तो दैट इज बीइंग रिजल्ट ओरिएंटेड कि हमें एग्जाम क्लियर करना है बुक को पढ़ते हैं। और रूल ओरिएंटेड ये है कि हम बुक को कवर टू कवर हर पेज पढ़े क्योंकि किसी टॉपर ने बोल दिया, ठीक है। पुअर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, लैक ऑफ कंपटीशन, डिक्लाइनिंग एथिक्स, ठीक है। ये सारी चीजें जो है सेकंड एआरसी की 10th रिपोर्ट है, वहां से मिल गई, ठीक है। एंड अगेन यही चीजों को, अगर पॉइंट्स को आप एक एक लाइन में इलेबोरेट कर दोगे तो आपको शायद से सेकंड एआरसी की रिपोर्ट पढ़ने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। सजेस्टेड रिफॉर्म, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ट्रेनिंग, अकाउंटेबिलिटी फॉर रिजल्ट्स, राइट, की मतलब उनका रिजल्ट्स के लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल, परफॉर्म और पेरिश, राइट। ट्रेनिंग एंड डोमेन स्पेशलाइजेशन, रिक्रूटमेंट में रिफॉर्म्स किए जाए, तो जो सेकंड ईआरसी ने सजेस्ट किए वो बोलिए आप यहाँ पे, खुद से कुछ मत बोलना यहाँ पे, ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, अगेन जो सेकंड ईआरसी ने बोला है, ठीक है। अगर कुछ जनरल कंटेंट देखें तो जैसे यहाँ पे ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर इस चीज की बात बोली, या इनिशियली सिविल सर्विस इस चीज के लिए डिजाइन था। तो अब बताओ कि मैकॉले कमेटी आई तो पहले क्या पैट्रोनेज बेस्ड थी, राइट। मैकॉले कमेटी से पहले क्या था, सिविल सर्विस में रिक्रूटमेंट पैट्रोनेज बेस्ड था। मैकॉले कमेटी आई, उसने एक एग्जाम सेटअप किया और कहा कि इस एग्जाम के थ्रू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू, यानी मेरिट बेस्ड सिस्टम की तरफ मूव किए, ठीक है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स डिटरमाइन करता है, जबकि उसका इम्प्लीमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेशन करना, राइट, किसका काम है, सिविल सर्वेंट्स का, कि जो है पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाना काम किसका है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का। बट जो सिविल सर्विसेज है उसका काम ये है, पहली चीज तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को हेल्प करे पॉलिसीज प्रोग्राम बनाने में, दूसरी चीज कि जो है उनको इम्प्लीमेंट करना, जो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है सिविल सर्वेंट्स की, ठीक है। अब अगेन कुछ वैल्यू एडेड कंटेंट है आपके लिए यहाँ पे, ये पीपीटी में मिल जाएगा कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सिविल सर्विस के अचीवमेंट, क्योंकि देखो इश्यूज तो आपको मिल गए बट आपको ये भी दिखाना, ऐसा नहीं है कि अभी तक हमारे सिविल सर्विस ने कुछ किया ही नहीं है, दे हैव डन समथिंग, राइट, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उनका व्यू है, और एक यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का भी व्यू है, ठीक है, कि उनका क्या स्ट्रेंथ है। देखो यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ बता रखे, स्ट्रेंथ क्या है उनकी, द एक्स्ट्रॉर्डिनरी पूल ऑफ स्किल्स एंड टैलेंट, उसका फील्ड एक्सपीरियंस, उसका नेटवर्क, ठीक है, गवर्नमेंट एट कटिंग एज का एक्सपीरियंस उनका, ठीक है, कि क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, कैन डिलीवर एटीट्यूड। तो चाहे तो आप ये चीजें यहां से उठा के अपने आंसर्स में लिख सकते हो, ओके। नाउ एक और ये क्वेश्चन है, ये आई थिंक 2013 का है। अगेन एट दैट टाइम थोड़ा कार्डर को लेकर डिस्कशन चल रहा था, तभी आया, तो इट्स मोर अबाउट
मोर ओवर इसको ज्यादा डिस्कस करने का सेंस नहीं है क्योंकि करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। बट इन जनरल आपको यहाँ कार्डर बेस्ड सिविल सर्विस सिस्टम क्या होता है वो बताइए, क्यों कार्डर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, उसके क्या मेरिट्स होते हैं, राइट। बेसिकली कार्डर बेस्ड सिस्टम को कह रहे हैं कि इट इज कॉज ऑफ स्लो चेंज, कि कार्डर बेस्ड सिस्टम का जो है एक प्रॉब्लम है। अगेन यहाँ पे क्या है, क्रिटिकली एग्जामाइन। तो आपको देखना है कि कितने एक्सटेंट तक ये सही है, कितने एक्सटेंट तक कार्डर बेस्ड सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन सिविल सर्विस का, वो कार्डर बेस्ड होने के कारण कितने हद तक स्लो चेंज है, और कितने हद तक जो है दूसरे फैक्टर्स है जिसके कारण जो है स्लो चेंज है इंडिया में, ठीक है। But there are, issues which undermine the performance of civil service, regionalism and undermines neutrality. So conclusion, टेन्योर सिस्टम है हमारे उसमें, जिसमें सिविल सर्वेंट्स जो है एक कार्डर में काम करते हैं, फिर सेंटर में डेपुटेशन पे आते हैं, राइट। सो उस टेन्योर सिस्टम को जो है अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए, और जो यहाँ पे लास्ट में बोल सकते हो कि BS बासवान कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट थी ऑन कार्डर बेस्ड रिव्यू जो था, वो इंप्लीमेंट किया जाए। अगेन ऐसा नहीं है कि आपको अभी पढ़नी है, क्योंकि ये उस टाइम पे आया था 2013 के अराउंड, उस टाइम पे करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन था, ठीक है, 2013 का, राइट। सो हो सकता है कि सिविल सर्विस को लेकर कोई करंट अफेयर क्वेश्चन आए, अगर जो काफी न्यूज में, इनफैक्ट कहीं ना कहीं ये वाला जो क्वेश्चन था आपका, ये था मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी जो लॉन्च किया था फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। अगेन दैट उसका एक पर्पज ये था कि इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी बिल्ड की जाए, मिशन कर्मयोगी का। तो सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको आ गया। मूविंग ऑन, अब आ जाते हैं हम अपने सोशल सेक्टर पे, ठीक है। अब ये आ गया हमारा सोशल सेक्टर, एंड अगेन इसको एक साथ किया है हमने, क्योंकि ये बहुत ही जो है इंटीग्रेटली एक साथ इंटीग्रेटेड है और रिलेटेड है, ठीक है, कि क्या इश्यूज हैं ऑन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ योर हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो सोशल सेक्टर्स रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। और उसके बाद पॉवर्टी और हंगर से लेके क्या इश्यूज हैं। एंड अगेन आप देखोगे, जब आप क्वेश्चन देखोगे आप रियलाइज करोगे कि यार थीम बड़ी कॉमन है, कि इश्यूज क्या हैं और कुछ सेट ऑफ लिमिटेड इश्यूज हैं, वो इश्यूज आपको पता होने चाहिए और उन इश्यूज का सोल्यूशन पता होना चाहिए। इतना पता होगा तो आप जो है आंसर कर सकते हो, ठीक है। ना अगर मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूं, तो अगेन यहाँ पे जैसे आप थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको, तो हेल्थ सेक्टर में देखो बेसिकली आपको क्या है, आपको पता होना चाहिए कि स्टेटस, स्टेटस स्लैश फैक्ट एंड डेटा होना चाहिए। पहली चीज तो ये होनी चाहिए आपके पास कि करेंटली हमारी कंट्री में हेल्थ सेक्टर का क्या स्टेटस है, कि कितना जो है कुछ फैक्ट्स और डेटा होना चाहिए कि कितना कवरेज है, कितने हॉस्पिटल्स वगैरह इसको लेके जो है, कितना परसेंट प्राइवेट सेक्टर में, कितना परसेंट जो है गवर्नमेंट सेक्टर में, कुछ डेटा होना चाहिए, ठीक है। जैसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को लेके या गवर्नमेंट का क्या एक्सपेंडिचर है, इस टाइप से स्टेटस फैक्ट्स डेटा होना चाहिए आपको। इनफैक्ट हेल्थ नहीं, एजुकेशन सेक्टर, ह्यूमन रिसोर्स सेक्टर, पॉवर्टी और हंगर, तीनों के लिए उसका करंट स्टेटस क्या है, उस पर फैक्ट्स और डेटा आपके लिए होना बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि तभी आप आंसर लिख पाओगे। अब नेचुरल है, जैसे मैंने कहा कि समझे कैसा क्वेश्चन आता है और उसमें क्या कंटेंट चाहिए, और क्या कंटेंट चाहिए तो ये कंटेंट कहां से लाओगे, तो आप फैक्ट और डेटा कहां से लाओगे। तो यहां के लिए मैं बोलता हूं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5, यहां से आप काफी डेटा उठा सकते हो, ठीक है। ये एक सोर्स ले लो बस, इट इज मोर देन इनफ, डोंट वरी। यहाँ पे आपको जो है मेल न्यूट्रिशन, हंगर वगैरह सबका डेटा दे रखा होगा, राइट। और अगर चाहिए तो कुछ और जो है हेल्थ सेक्टर का डेटा जो है आप ले सकते हो, जो आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की मिनिस्ट्री है, उसकी एक एनुअल रिपोर्ट आती है। उस एनुअल रिपोर्ट में काफी कुछ डेटा मिल जाएगा आपको हेल्थ सेक्टर को लेके, एक ओवरव्यू दे रखा होता है एनुअल रिपोर्ट में हेल्थ सेक्टर को लेके। आप वहां से इंपॉर्टेंट डेटा बस निकालना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। सो ये जो है इस तरीके से आप फैक्ट्स डेटा ला सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज देखो, अब हेल्थ सेक्टर में आपका मेन जो एरियाज है, एक तो ओवरऑल हेल्थ सेक्टर है, ओवरऑल हेल्थ सेक्टर पे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे कैसे आते हैं कि प्राइमरी प्राइमरी जो सेक्टर हो गया, प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर पे क्वेश्चन आ जाता है, और या तो फिर सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर पे आता है, ठीक है। या तो ओवरऑल हेल्थ सेक्टर पे आ जाएगा, या प्राइमरी हेल्थ केयर पे, या सेकेंडरी या टर्शरी पे, या फिर यूनिवर्सल हेल्थ केयर पे आ जाएगा, ठीक है। सो ये 3 या 4 एरियाज है, एंड ट्रस्ट मी इसके अलावा कहीं और इतना जो है क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। अब जरा क्वेश्चंस देखते हैं। तो अगेन क्वेश्चन देखने से पहले अगेन इन जो एरियाज हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, सेकेंडरी टर्शरी हेल्थ केयर हो गया, ओवरऑल हो गया, तो उसमें क्वेश्चन क्या आते हैं आपको, क्वेश्चन यही आते हैं आपको कि बेसिकली इसमें इश्यूज क्या है,
कि क्या इश्यूज हैं और उनका सोल्यूशन क्या है। तो अगेन अगर मैं आपको हेल्थ सेक्टर को ब्रेक डाउन करना है आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक आ सकता है ओवरऑल, दूसरा आ सकता है प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव, बहुत माइन्यूट उसमें ब्रेक डाउन कर रहा हूं, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर को लेके, ठीक है। तीसरा आ सकता है प्राइमरी को लेके, और चौथा आ सकता है आपका सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर को लेके, ठीक है। एंड अगेन क्या आ सकता है इन सब में बेसिकली इश्यूज क्या है, और एक और लास्ट में ऐड कर देता हूं यहां यूनिवर्सल हेल्थ केयर को लेके, ठीक है। तो ये 5 ब्रॉड एरियाज हैं या टॉपिक्स हैं जिन पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, और इन पे क्वेश्चन की इश्यूज क्या है और एंड सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है, देखो अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्या है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम हैज लिमिटेशंस इन प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है। डू यू थिंक दैट प्राइवेट सेक्टर कुड हेल्प इन ब्रिजिंग द गैप, व्हाट आर अदर वायबल अल्टरनेटिव्स। तो क्या क्वेश्चन आया कि पब्लिक हेल्थ सेक्टर के कुछ इश्यूज हैं, उसके कारण उसकी लिमिटेशन है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देने में, तो क्या प्राइवेट सेक्टर हेल्प कर सकता है। अगेन यहां बताओगे कुछ एक्सटेंट तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देने में हेल्प कर सकता है प्राइवेट सेक्टर, बट प्राइवेट सेक्टर का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो जो है फॉर प्रॉफिट मोटिव वर्क करता है। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर सेक्टर में जो है सर्विसेज अवेल करना जो बहुत एक्सपेंसिव है, तो पुअर लोग नहीं अवेल कर सकते, राइट। सो अगेन उसके बाद वायबल अल्टरनेटिव यही है, क्या है वायबल अल्टरनेटिव, पीपीपी की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो। तो देखो अगर पब्लिक हेल्थ सिस्टम की बात करें तो हम बोलेंगे कि प्राइमरी लेवल पे जो है हेल्थ केयर देना जो है वो पब्लिक हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहिए, गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करके पब्लिक हेल्थ सिस्टम और लोकल कम्युनिटी लेवल हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहिए, ठीक है। बट अब जब सेकेंडरी और टर्शियरी की बात आती है तो वहां ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर ज्यादा डोमिनेट करता है और प्राइवेट सेक्टर ज्यादा प्रोवाइड करता है, तो प्राइवेट सेक्टर के साथ गवर्नमेंट जो है पीपीपी कर सकती है, क्योंकि ऑन इट्स ओन प्राइवेट सेक्टर जो है प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। और पीपीपी हो गया, दूसरा हो सकता है कि इंश्योरेंस प्रोवाइडिंग, इंश्योरेंस को प्रमोट करना, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो है की जा सकती हैं एज अ वायबल अल्टरनेटिव, ठीक है। तो आई थिंक इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज, अगेन देखो यहाँ कंटेंट से ज्यादा ये देखो कि क्वेश्चन किस चीज पे बन रहा है, ठीक है। अगला है कि लोकल कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर इंटरवेंशन इज प्री रिक्विजिट टू अचीव हेल्थ फॉर ऑल, बेसिकली यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड हेल्थ फॉर ऑल इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। सो इंडिया में हेल्थ फॉर ऑल अगर हमें अचीव करना है तो उसके लिए हमें लोकल कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर इंटरवेंशन पे ही फोकस करना है। अब देखो हेल्थ केयर में मैं आपको बताऊंगा, देखो एक ऐसा पिरामिड होता है हेल्थ केयर का, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हेल्थ केयर का ऐसा पिरामिड होता है, ठीक है। सो बेसिकली यहां पे आपका आता है प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर। तो प्रिवेंटिव और प्रमोटिव हेल्थ केयर ये होता है, प्रिवेंटिव ये होता है कि डिजीज होने से प्रिवेंट हो, ऐसे ही हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। प्रमोटिव ये होता है कि गुड हेल्थ वेल बीइंग, मतलब अच्छा जो है हेल्दी लाइफस्टाइल वगैरह प्रमोट करना, ठीक है। और उसके बाद आता है प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर। अब यहाँ पे जो होते हैं बहुत बेसिक जो डिजीजेस वगैरह होती है, जो बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज चाहिए होती हैं या डायग्नोस्टिक्स बेसिक्स होते हैं, वो यहाँ पे आते हैं। बट इसके बाद आता है आपका सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब देखिए अगर अगर आपका प्रिवेंटिव प्रमोटिव हेल्थ केयर बहुत अच्छा है तो बहुत कम केसेस होंगे जिनको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हेल्थ केयर चाहिए। एंड अगेन ये जो हेल्थ केयर है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, राइट। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, जबकि यहाँ पे जो है इट्स रिलेटिवली चीप, कि कम पैसे में ज्यादा आउटपुट मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि गवर्नमेंट को यहाँ जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है इन दो एरियाज पे, ठीक है। तो सेकेंडरी और टर्शियरी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, राइट। सो गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती कि प्राइमरी प्रिवेंटिव प्रमोटिव को नेग्लेक्ट कर दे और सेकेंडरी और टर्शियरी में इन्वेस्ट करे, क्योंकि इतना पैसा ही नहीं है गवर्नमेंट के पास, राइट। यहाँ पे तो मेनली प्राइवेट सेक्टर ही देगा, ठीक है। बट गवर्नमेंट का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आना चाहिए ताकि बहुत कम लोग प्रिवेंटिव और प्रमोटिव पे आए, ताकि कम लोग बीमार पड़े, और प्राइमरी पे आएगी ताकि जो है बेसिक सर्विसेज मिल जाए सबको जो हेल्थ केयर के लिए चाहिए। बट उसके बाद जो चाहिए अगेन गवर्नमेंट थोड़ी बहुत प्रोवाइड करेगी, और ज्यादातर जो है वहां प्राइवेट प्रोवाइड करेगी। प्राइवेट के साथ गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कोलैबोरेट, ठीक है। सो इस तरीके से कर सकते हो। और अगेन जितना अच्छा प्राइमरी प्रिवेंटिव प्रमोटिव होगा उतना कम बर्डन होगा सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज, इस तरीके से हेल्थ सेक्टर का पिरामिड होता है, और इस तरीके से प्रायोरिटी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी आती है तो फोकस ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, प्रमोटिव हेल्थ केयर एंड प्राइमरी हेल्थ केयर।
राइट। तो आई होप इससे आपको इसका फंडा क्लियर होगा कि कैसे हेल्थ फॉर ऑल के लिए हमें जो है लोकल कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर जो प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और प्राइमरी हेल्थ केयर देगा उस पर फोकस करना होगा। राइट। तो वो क्या करेगा, वो डिजीज बर्डन कम करेगा और वो जो है सबको हेल्दी लाइफस्टाइल वगैरह जो है प्रोवाइड करेगा, और अगेन उसका कॉस्ट भी बहुत कम होता है। ठीक है। नाउ टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंट, अगेन ये थोड़ा पुराना है, 2000 आई थिंक 13 और 14 का है। राइट। सो सो अगेन उस टाइम पे वॉश स्कीम कहीं ना कहीं न्यूज में थी, दैट्स वाई आपको दिया गया। सिमिलरली ये एमडीजीज भी पुराना है आपका, अब तो आपके एसडीजीज आएंगे। इनफैक्ट देखिए एसडीजीज की बात की है तो लेट मी टेल यू, देखो एसडीजीज में कई बार लोग ना उसको निग्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं कि 17 एसडीजीज हैं, क्या हमें सारे, कई लोग ये गलती करते कि सारे एसडीजीज रटने के चक्कर में लग जाते, या कई लोग ये बोलते कि 17 एसडीजीज हैं, सारे एसडीजीज कोई याद ही नहीं रख सकता तो उसको पढ़ने की जरूरत क्या। बट लेट मी टेल यू, आपको ना 17 के 17 एसडीजीज रखने हैं, ना आपको सारे एसडीजीज छोड़ने। रादर व्हाट यू हैव टू डू इज कि कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अब आप पूछेंगे कौन से, तो मैं बोलूंगा 1 to 7। मेरे हिसाब से 1 to 7 है, अगर आप देखो 1 to 7 ही है जिसमें जो मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, राइट, वो कवर होते हैं। तो इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अब ये नहीं है कि सिर्फ आप कि SDG 1 ये है, SDG 2 ये है, SDG 3 ये, ये याद कर लो। ये 1 to 7 के जो SDGs है इनके स्पेसिफिक टारगेट्स क्या हैं और गवर्नमेंट ने क्या मेजर लिए, राइट। तो लेट मी टेल यू कि कैसे आपको SDGs कवर करने हैं। ये एक नोट बनाना है आपको पेपर पे। यू हैव टू कवर SDG 1 to 7, और इसमें आपको कि इनके टारगेट्स क्या हैं एसडीजी के, राइट, वो देखने हैं, और गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, राइट, वो देखना है। ठीक है। और इनको अचीव करने के लिए चैलेंजेस क्या है वो देखना है। ठीक है। और इसके अलावा एक और एस्पेक्ट ऐड कर सकते हैं कि व्हाट सम इनोवेटिव सजेशन या वे अहेड या वे फॉरवर्ड या क्या किया जा सकता है, राइट। तो इस तरीके से हर एसडीजी पे आपका 1 और 2 पेजेस का नोट बनेगा, राइट। एंड अगेन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन दिस पेपर। ठीक है। तो अगेन वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस, आप चाहे तो इसको एसडीजी से रिलेट कर सकते हो कि कौन सा एसडीजी हेल्थ से रिलेट करता है, तो दैट इज SDG 3, एंड क्या सक्सेस रहा है गवर्नमेंट का इन अचीविंग दैट। ठीक है। बट अगेन अभी बहुत जल्दी है क्योंकि 2030 तक अचीव करना है हमें, सो आई थिंक वी कैन नॉट एक्सपेक्ट रिगार्डिंग सक्सेस, बट ये पूछ सकते हैं कि सर्टेनली कि गवर्नमेंट का क्या जो है मतलब इनिशिएटिव लिए हैं फॉर हेल्थ सेक्टर। ठीक है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, राइट। एंड नेक्स्ट ये बेसिकली सैनिटेशन से रिलेटेड है। सो सैनिटेशन क्या है आपका, एसडीजी आई थिंक इट इज 6, SDG 6 इज सैनिटेशन, राइट। सो यहाँ भी SDG 6 है आपका सैनिटेशन, बट अगेन जिस टाइम पे ये दिया गया था 2013-14 में, तब एसडीजीज की बात नहीं आई थी। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, अब एक जनरलाइज्ड हेल्थ केयर को लेकर आपको कुछ वैल्यू एडिशन कंटेंट है, ये आप देख सकते हो, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। मैं जनरल डिस्कस कर रहा हूं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब क्या होता है। इट मींस कि ऑल पीपल शुड हैव एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, सबके पास एक्सेस होना चाहिए। तो पहली चीज की ऑल पीपल शुड हैव एक्सेस, राइट, हेल्थ सर्विसेज जो उनको चाहिए, जब चाहिए, जहां चाहिए। ठीक है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनपे कोई फाइनेंशियल हार्डशिप आए, राइट। सो रिमेंबर कि सबको एक्सेस होना चाहिए प्लस फाइनेंशियल हार्डशिप नहीं होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि इट शुड बी अफोर्डेबल। और जब यहाँ पे एक्सेस की बात कर रहे हैं तो इट शुड बी फुल रेंज ऑफ एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज फ्रॉम प्रमोशन, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन टू पैलिएटिव केयर। ठीक है। ये है आपका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का डेफिनेशन, राइट। इसके अलावा आप दूसरा भी डेफिनेशन देख सकते हो, राइट। बट मोर और लेस सबका यही है कि कॉम्प्रिहेंसिव जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज को एक्सेस होना चाहिए, हर किसी का यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए, एंड दैट टू एट अफोर्डेबल, और क्वालिटी भी होना चाहिए, दैट इट शुड बी अफोर्डेबल और इट शुड ऑल्सो बी क्वालिटी। ठीक है। आपका SDG 3 जो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात करता है, एंड इंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेलबींग। नाउ मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप जाके इसके टारगेट्स देखिए, बिकॉज यू कुड एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, या फिर अगर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आए तो इनडायरेक्टली भी आप उसको जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है। WTO अस्ताना डिक्लेरेशन वो फोकस करता है, कहते हैं कि अगर हेल्थ फॉर ऑल चाहिए हमें, तो WTO अस्ताना डिक्लेरेशन में ये बोला गया था कि अगर हमें हेल्थ फॉर ऑल चाहिए तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है, प्राइमरी हेल्थ केयर। नाउ दिस कुड बी डायरेक्टली यूज्ड हियर। ये अगर आपको पता होता तो आप यहां पे डाल सकते थे, या आपको पता होता तो आप यहां पे डाल सकते थे।
यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सिस्टम, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में डाल सकते थे, ठीक है, अगर ये अस्ताना डिक्लेरेशन। और थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे 2018, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फॉर एवरीवन एवरीवेयर। ये पता होता तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात की है, तो ये जो थीम है 2018 की, आप ये बता सकते हो, ठीक है। सो यू कुड सी, ये जो क्वेश्चंस में जो चीजें आती हैं, इस तरीके से आप जो करंट अफेयर्स की चीजें पढ़ते हो उसको यूज कर सकते हो फॉर राइटिंग योर आंसर्स, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, इश्यूज पूरी लिस्ट दे रखी है, इसके अलावा और भी इश्यूज हो सकते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ वीक बेसिकली इश्यूज मोटा मोटा बोले तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मैन पावर की कमी है, ठीक है, क्वालिटी के इश्यूज हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, ओके, और स्पेंडिंग जो है, पैसे जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो बहुत कम है, ठीक है, ये इश्यूज हैं। और ये लिस्ट भी दे रखी है, यू कुड सी इट फ्रॉम पीडीएफ, ठीक है। ऑलमोस्ट जो चीजें मैंने आपको बताई सेम चीजें यहाँ पे दैट इज गिवन विथ डेटा, हर चीज आपको दी हुई है इधर विथ डेटा, ठीक है। देन ऑब्वियसली नेक्स्ट चीज आते हैं कि इश्यूज है, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सो नेशनल हेल्थ पॉलिसी, उसके की पॉइंट्स देखो, की पॉइंट्स लिख लिए। अब मेरे को आंसर में यूज करना होगा तो मैं इसको डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, ठीक है, कहीं भी यूज कर सकता हूँ, कहीं भी मुझे वे अहेड में देना होगा, कंक्लूजन में देना होगा, मैं बोलूंगा कि वी शुड फॉलो नेशनल हेल्थ पॉलिसी, कि हमें 2.5% एक्सपेंडिचर बढ़ाना है बाय जीडी ऑफ जीडीपी बाय 2025। तो ये जैसे मेरा क्वेश्चन है, कि कम्युनिटी हेल्थ केयर यहाँ एक्सप्लेन, तो यहाँ कंक्लूजन में वे हेड में बोल सकता हूँ कि एज गिवन बाय नेशनल हेल्थ पॉलिसी वी शुड इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर टू स्ट्रेंथन लोकल कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर, ठीक है। सेम, अब जो है ये सारी चीजें आपको अगेन देखो, मैं कंटेंट ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं फोकस करना चाहता हूँ ऑन आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड्स। ये कंटेंट ऐसा है, इसमें मैं कुछ समझाने लायक है नहीं, डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। मूविंग अहेड, आयुष्मान भारत आप सबको पता है, राइट। अदर मेजर्स में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013, ये क्यों आया? टू मेक अफोर्डेबल, अफोर्डेबिलिटी के लिए। सेम जन औषधि योजना फॉर अफोर्डेबिलिटी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और मिशन इंद्रधनुष, दीज कम अंडर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ताकि जो बच्चे जो है बीमार ना पड़े, राइट। बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे तो हमारा जो हेल्थ केयर पे ज्यादा बर्डन नहीं आएगा और जो ज्यादा स्पेंडिंग नहीं करनी पड़ पाएगी, ठीक है। नाउ रिवाइज ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हो, प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम से रिलेटेड इनिशिएटिव्स डायरेक्टली यहाँ पे, ठीक है। एंड स्वच्छ भारत अभियान एंड देन फिट इंडिया, ईट राइट मूवमेंट्स ऑफ पास्ट के इनिशिएटिव्स हैं। अगेन दिस इज फॉर प्रमोटिव यानी जो आपको प्रमोटिव मतलब बेसिकली गुड हेल्थ और वेलबींग के लिए है, ठीक है। और गुड हेल्थ और वेलबींग मतलब जो है कहाँ पे आपका ये एसडीजी में आता है, ठीक है, वेलबींग फॉर ऑल एजेस। नाउ अगेन वे अहेड, आप ये बोल सकते हो, ये सब बातें बता सकते हो कि स्पेशलाइज्ड कार्डर हो पब्लिक हेल्थ केयर वर्कर्स का, पीपीपी मॉडल की बात कर सकते हो, ठीक है। राइट टू हेल्थ केयर एक्ट, राइट, ये बोल सकते हो। सोशल डिटरमिनेंट्स, सो हेल्थ केयर दूसरे डिटरमिनेंट्स, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, पोल्यूशन, राइट। सोशल एंड इन्वायरमेंटल डिटरमिनेंट्स है, उस पर फोकस करना है, राइट। और प्रमोटिव और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे फोकस करना है, ठीक है। ये सब चीजें जो है आप वे अहेड में, आप चीजों जो है जनरल वे अहेड है, जो आप हेल्थ केयर सेक्टर पे क्वेश्चन आए तो उसमें ये चीजें लिख सकते हो। अब आ जाओ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही अगर आप देखो तो इट इज ऑन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एंड ये पूछता है कि क्या ये पॉलिसी इज इट इन कंफर्मिटी विद एसडीजी 4। तो देखो, अब यहाँ पे बताने के लिए आपको जो है क्या चाहिए होगा कि एसडीजी 4 के बारे में थोड़ा डिटेल में, बेसिक हमें पता है कि क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल बात करता है एसडीजी 4, राइट, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल और लाइफ लॉन्ग लर्निंग। बट अगेन आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एक्चुअली उसमें क्या टारगेट्स हैं और कैसे वो टारगेट्स करस्पॉन्ड करते हैं हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। तो टारगेट्स और कैसे करस्पॉन्ड करते हैं वो, बट अगेन यहाँ पे जो है क्रिटिकली एग्जामाइन है, तो आपको ये भी बताना होगा कि कुछ एस्पेक्ट्स में या कुछ एरियाज में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लैग कर रही है या कुछ लिमिटेशंस हैं हमारी एसडीजी 4 अचीव करने में, ये बताना होगा। और सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है हमारे, जो स्पेंडिंग है हेल्थ केयर सेक्टर पे, राइट, द स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर सेक्टर क्या है, बहुत कम, सॉरी एजुकेशन सेक्टर जो स्पेंडिंग है वो बहुत कम है, दैट इज लेस देन 3%, राइट। एजुकेशन सेक्टर पे स्पेंडिंग बहुत कम है, लेस देन 3% है। और जब तक इतनी कम स्पेंडिंग रहेगी, तो हालांकि हमारी पॉलिसी में बोला गया है कि हर टारगेट से करस्पॉन्डिंग जो है प्रोविजंस दिए हुए हैं पॉलिसी में, बट
जब तक ज्यादा स्पेंडिंग नहीं करेंगे तब तक जो है ये टारगेट्स अचीव करना मुश्किल होगा। इसके अलावा आप और इश्यूज बता सकते हो कि लर्निंग आउटकम्स का इशू है कि ऑब्वियसली टीचर हैं, स्कूल है, सब है, बट बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो एसर रिपोर्ट ने जैसे बताया कि लर्निंग आउटकम्स पुअर है, तो पढ़ाई मतलब स्कूल स्कूल जा तो रहे हैं बट कुछ सीख नहीं रहे वहां पे, ठीक है। अब जैसे SDG 4 का टारगेट बोलता है कि हमें क्वालिटी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन देना है, ठीक है। बट यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोलती है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल, ठीक है। सो यूनिवर्सलाइजेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल, ठीक है। बट यहाँ पे क्वालिटी की भी बात करता है, ठीक है, क्वालिटी की भी बात की गई, बट अगेन क्वालिटी वाला एस्पेक्ट वी ऑल नो, आप बताओगे क्रिटिकली एग्जामिन में कि एसर रिपोर्ट ने बताया कि क्वालिटी वाले पैरामीटर पे वी आर लैगिंग, ठीक है। नाउ यहाँ पे बात होती है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड केयर की, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली 3 to 6 को जो है टारगेट किया गया है, उनके स्पेसिफिकली जो है करिकुलम, जो पूरा 10+2 का सिस्टम था उसको रिफॉर्म कर दिया फॉर स्पेशली टू फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड केयर, ठीक है। फॉर क्वालिटी, अगेन क्वालिटी टेक्निकल वोकेशनल एंड टर्शियरी एजुकेशन, तो यहां बोला गया है कि हायर एजुकेशन में जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है 50% करना है, अभी 25% के राउंड है, 2035 तक 50% करना है। बट अगेन द मेन कंसर्न रिमेन्स, जब क्रिटिकली एग्जामिन में बताओगे तो क्वालिटी इज द मेन कंसर्न। जैसे आप बताओगे कि इंजीनियर्स, सो इंजीनियर्स काफी रिपोर्ट्स है फिक्की और इनकी की इंजीनियर्स जो है अनएम्प्लॉयबल है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात की गई है, यहाँ एम्फेसिस है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पे, ठीक है। और एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अगेन सेम चीज, इंटीग्रेटिंग वोकेशनल एजुकेशन एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, बट अगेन द इशू इज ऑफ क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी का इशू है। तो ये तो 2020 का क्वेश्चन था। आगे आप देखो अगला क्वेश्चन आया, ये 2013 का है, राइट। सो अगेन अभी तो लेस रेलेवेंट है, मिड डे मील स्कीम का जो कॉन्सेप्ट है, राइट जो है इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में पूछा गया। अगेन बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दे दिया गया आपको कि मिड डे मील ओरिजिनली किसी चीज के लिए, इस चीज के लिए लाई गई थी, राइट। और अभी फिर से जो है लास्ट 2 डिकेड्स में इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। सो क्रिटिकली एग्जामाइन इट्स ट्विन ऑब्जेक्टिव्स, लेटेस्ट मैंडेट्स एंड सक्सेस, राइट। सो अगेन क्यों आया ये 2013 में आया, और क्यों आया, क्योंकि 2 इंसिडेंट्स हुए थे रिलेटेड टू मेजर इंसिडेंट्स रिलेटेड टू मिड डे मील स्कीम, जिसके कारण ये काफी न्यूज में था, राइट। सो इसके ट्विन ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होना चाहिए, न्यूट्रिशन सपोर्ट एंड एजुकेशन, राइट। सो एजुकेशन भी मिले, न्यूट्रिशनल लेवल्स भी बढ़े, और जो है आपका जो है एजुकेशन भी जो अच्छा हो, राइट। सो दोनों चीजें थी कि एजुकेशन भी बढ़े और न्यूट्रिशन लेवल्स भी बढ़े, ठीक है। ये ट्विन ऑब्जेक्टिव्स थे, राइट। सो एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ये ट्विन ऑब्जेक्टिव्स थे। आपको डिस्कस करना है कि कैसे इसमें इनको अचीव करने में हेल्प करती है, बट कुछ इश्यूज भी है। जैसे अगर एजुकेशन की बात करें तो मिड डे मील स्कीम के कारण एलिमेंट्री लेवल पे जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो ऑलमोस्ट 100% है। बट क्वालिटी, अगर अगेन मैं बोलूंगा एसर, तो देखो एसर यहाँ पे यूज किया, एसर यहाँ पे भी मैंने यूज किया। आई होप यू आर सीइंग कि एक ही कंटेंट बार बार यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेम गोज फॉर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, NHFS 4 हर जगह में जो है एक लिमिटेड डेटा को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। एंड वे अहेड इज फोकस ऑन इंप्रूविंग न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ मील्स एंड एक्सपेंडिंग इट बियॉन्ड एलिमेंट्री लेवल, प्लस यहाँ पे एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन पे भी फोकस करें, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन पे भी फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुड प्रीमियर इंस्टीट्यूट लाइक IIT एंड IIM बी अलाउड टू रिटेन प्रीमियर स्टेटस and allowed more academic independence in designing courses and also decide mode and criteria of selection of students। मतलब IIT IIMs we all know they are very prestigious, तो क्या उनको ज्यादा, और अगेन दिस केम बिकॉज ऑफ सम करंट अफेयर्स, बेसिकली एक करंट अफेयर्स में न्यूज थी जहां IITs एंड IIM एक डिबेट चल रहा था, वो कह रहे थे कि हमें ज्यादा इंडिपेंडेंस दी जाए, राइट, कि कैसे हमें कोर्सेज डिजाइन करने और कैसे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करें। बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बोल रही थी कि बिकॉज आपको हम लोग फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कंट्रोल रहेगा। सो अगेन करंट अफेयर्स ओरिएंटेड था तो अभी इसको डिस्कस करना ज्यादा रिलेवेंट नहीं रहेगा। बट अगेन करंट अफेयर्स में एजुकेशन सेक्टर को लेके अगर कोई भी चीज आती है लाइट में, तो उसको लेके जो है आपको जो है उस इशू को या उस चीज के अराउंड आपको अच्छे से उसको होलिस्टिकली पढ़ना है कि क्या इशू है, उसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या रीजन है, क्या कॉजेस है, क्या फैक्टर्स हैं, ये पढ़ना है, ठीक है।
Basically, overall broad issue, it is about accountability and autonomy of higher education institution and issue of quality and issue of equity. तो एक तरफ अगर क्वालिटी की बात करें तो सर्टेनली आईआईटी आईएम्स बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं, बट अगर इक्विटी की बात करें तो आईआईटी आईएम्स पे बहुत कम लोगों जो स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट हो पाते हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। बट उसके अलावा जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं वहां पे उनको बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा। वहां के जो इंजीनियर्स है दूसरे उसके वो जो निकल रहे दे आर लिटरली अनएम्प्लॉयबल एज पर रिपोर्ट्स, यू नो। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है इनइक्विटी है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, नाउ अगला है अगेन इट इज ऑन दी एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी। सो एजुकेशन को लेके इंडिया में सबसे बड़ा एक कंसर्न है रिगार्डिंग क्वालिटी। सो क्वालिटी के ऊपर एजुकेशन के क्या चैलेंजेस इश्यूज हैं इस पे जरूर नोट बना, ठीक है। तो हायर एजुकेशन को तो स्पेसिफिकली क्वालिटी और मतलब क्वांटिटी मतलब एनरोलमेंट दोनों इश्यूज है, उन दोनों को डील करना है हमें, ठीक है। सो क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया रिक्वायर्स मेजर इंप्रूवमेंट्स टू मेक इट इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव, राइट। सो जो हायर एजुकेशन है इंडिया में, राइट, उसको सर्टेनली हमें इंप्रूव करना होगा। एंड अगेन ये क्यों आया, क्यों पूछा, व्हाई दिस क्वेश्चन। आपको पता होगा हर साल जो है रैंकिंग्स निकलती हैं इंटरनेशनल, जैसे क्यूएस ग्लोबल रैंकिंग या टाइम्स रैंकिंग, ये रैंकिंग, और उसमें जो है देखते हैं कि टॉप 500 में हार्डली बहुत कम इंस्टीट्यूट्स होते हैं इंडिया के, राइट। तो इसी चीज को देखते हुए क्वेश्चन आया आपको। और ये भी अगेन करंट अफेयर्स ओरिएंटेड था। बेसिकली एक डिबेट चल रहा था कि क्या फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इंडिया में आने देना चाहिए इन हायर एजुकेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन या नहीं, राइट। सो उसी चीज को लेके डिबेट था। एंड अगेन आई वुड मैं ज्यादा टाइम इसमें डिस्कशन में स्पेंड नहीं करना चाहूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं एक करंट अफेयर्स ओरिएंटेड था। अगर दोबारा आए तो अगेन उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्या आर्ग्यूमेंट्स है बोथ साइड्स वो देखने हैं, कुछ फैक्ट डेटा भी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन की बात करें, सो इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल, दे आर नॉट ट्रेन्ड एज पर इंडस्ट्री स्किल्स। रिसर्च आउटपुट की भी बात करें, सो एम्प्लॉयबिलिटी के अलावा रिसर्च आउटपुट भी लो है, प्लस फंडिंग शॉर्टेज है फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये सब फैक्टर्स है जिसके कारण जो है हायर एजुकेशन की क्वालिटी इतनी अप टू द मार्क नहीं है, ठीक है। तो फिर आप बताओगे कि व्हाट इज बेनिफिट ऑफ कि फॉरेन, अगर फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इंडिया में आने दिया तो क्या बेनिफिट होगा। ऑब्वियसली फंडिंग ज्यादा आएगी, फैकल्टी ज्यादा बेटर होगी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगा, एक्सपोजर वगैरह और भी बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द डे उसका कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। और लास्टली कंक्लूड करो कि आने देना चाहिए बट प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। और दूसरी चीज, अकेडमिया और इंडस्ट्री का लिंकेज होना चाहिए ताकि जो पढ़ाई कराई जाती है वो ऐसे कराया जाए दैट दैट इज रेलेवेंट टू दी स्किल्स रिक्वायर्ड बाय द इंडस्ट्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन डेमोग्राफिक डिविडेंड। सो ये बेसिकली आपका ह्यूमन रिसोर्स से लेके है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया का है। आपको पता होना चाहिए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड ये होता है कि बेसिकली किसी भी कंट्री की जब यंग पॉपुलेशन होती है तो वो यंग पॉपुलेशन होने से कई बेनिफिट्स होते हैं उस कंट्री को, राइट। सो वो बेनिफिट्स को हम जो बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। वो बेनिफिट्स क्या होते हैं बेसिकली, वो बेनिफिट्स यही होते हैं कि यंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा से ज्यादा जॉब कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयबल है, राइट। वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकती है, ठीक है। सो ये जो बेनिफिट्स है, ठीक है। बट अगेन वो बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली नहीं मिलेंगे आपको। फॉर दैट द यूथ हैज टू बी एडुकेटेड, इट हैज टू बी अवेयर, इट हैज टू बी स्किल्ड, इट हैज टू बी क्रिएटिव, राइट। सो अगेन यहां बात आती है एजुकेशन स्किलिंग की, राइट। स्किलिंग एंड एजुकेशन की बात आती है, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा है कि क्या मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने टू एनहांस द कैपेसिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन टू बी मोर प्रोडक्टिव एंड एम्प्लॉयबल। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल है। तो आपको बताना पड़ेगा डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में इंडिया का, राइट। यूएनएफपीए की बात कर दो, उसने कहा कि 2018 से 2055 तक इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड का पीरियड चलेगा। अब इस पीरियड में बेनिफिट ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, इस पीरियड में बेनिफिट जब ही आएगा, बेनिफिट विल ओनली कम व्हेन इंडिया विल इन्वेस्ट इन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड स्किलिंग, ठीक है। नाउ नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, आप बताओगे कि एजुकेशन, हेल्थ, स्किलिंग, जॉब्स अगर करेंगे तो ही हम जो है इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर ये इसका एब्सेंस होगा तो इट कुड बिकम अ डेमोग्राफिक नाइटमेयर और डिजास्टर जिसे लोग बोलते हैं। बिकॉज अगर लोग स्किल्ड नहीं होंगे, उनके पास जॉब्स नहीं होंगी, तो उसके कारण जो है कंट्री में अनरेस्ट होता है। अगेन यूथ अगर अनस्किल्ड है, उनके पास जॉब्स नहीं है, तो आप इंटरनेशनली एग्जाम्पल देख लो, इट लीड्स टू अनरेस्ट विद इन दी कंट्री, ठीक है। नाउ मेजर्स, अब बताओ एजुकेशन के लिए क्या मेजर्स लिए, हेल्थ के लिए क्या मेजर्स लिए और स्किल के लिए क्या मेजर्स लिए, राइट। सो ऐसा सिंपल लिस्ट लिखने की जगह एजुकेशन के लिए समग्र शिक्षा,
स्वयं पोर्टल और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। हेल्थ के लिए आयुष्मान भारत, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, फिट इंडिया, पीएम मातृ वंदना योजना, आईसीडीएस। ये बस कुछ लिमिटेड है, इसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट लिख सकते हो आप, ठीक है। स्किलिंग के लिए आपका नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, सेक्टर स्किल काउंसिल्स है, नैप्स नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, ठीक है। और बहुत सारे जो आपके जो है इनिशिएटिव्स है। इनफैक्ट यहाँ पे एक और ऐड कर लो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी क्या है, आपका स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब स्कीम्स जो है लॉन्च की गई, ठीक है। Now, next is that despite consistent experience of high growth, India still goes with the lowest indicators of human development. So ये हमें पता है, ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हाई थी इंडिया की, राइट। अगेन ये पास्ट का क्वेश्चन है, अभी तो ग्रोथ थोड़ी डाउन हो गई। सो इकोनॉमिक ग्रोथ हाई है, बट ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे बड़ा है एचडीआई, दूसरा ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई। सो एचडीआई में इंडिया की रैंकिंग अराउंड 131 या 130 या 131 है, ठीक है। सो ऑब्वियसली एक तरफ अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें हम, सो व्हाट वी आर सीइंग इज, अगर क्वेश्चन कोई देखें तो हम क्या देख रहे हैं, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो एक तरफ हम ग्रोथ में वी आर दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, राइट, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ठीक है। बट दूसरी तरफ पैराडॉक्स या डायकोटमी ये है कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, सो इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारा नंबर 130 या 131 है, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, या फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है अगेन हमारा नंबर 101 है, ठीक है, रिसेंट वाले उसमें। सो अगेन दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न कि इकोनॉमिक ग्रोथ में हम सबसे फास्ट ग्रो कर रहे हैं, बट यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट में हम इतना पीछे हो रहे हैं। तो अगेन ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इतनी यूजफुल नहीं है, इसको हमें इंक्लूसिव बनाने पड़ेगी, राइट। वी हैव टू मेक इट इंक्लूसिव, ठीक है, राइट। सो अगेन आपसे सिंपली पूछा है कि ये, देखिए आपसे ये नहीं पूछा कि क्या ऐसा है, आपसे पूछा कि ऐसा क्यों है कि हम फास्ट ग्रो कर रहे हैं बट ह्यूमन डेवलपमेंट में हम पीछे छूट रहे हैं। तो व्हाई यू हैव टू एग्जामाइन द इश्यूज टू दैट मेक बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट इल्यूसिव, कि ऐसा क्यों है, कि ऐसा गैप क्यों है, ये पैराडॉक्स क्यों है, राइट। तो ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, यही चीज आप हाईलाइट कर दो, राइट। फिर बॉडी में बताओ कि ऐसा क्यों है, जॉबलेस ग्रोथ है, पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, करप्शन, पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, लेस इन्वेस्टमेंट इन सोशल सेक्टर, जहां हम बोलेंगे हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ में लेस देन 2% है, एजुकेशन में लेस देन 3% गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, और इन जनरल जो है गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, ठीक है। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं, इनको आप बताओगे, डिटेल करोगे और बताओगे कि बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हाई है बट ह्यूमन डेवलपमेंट पे हम जो है लैग कर रहे हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे आप वो आर्ग्यूमेंट्स भी मेंशन कर सकते हो कि कुछ जो इंडिकेटर्स हैं जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वो भी ब्रीफली मेंशन कर सकते हैं कि उसको, उसकी जो मेथोडोलॉजी है उसको लेके जो है गवर्नमेंट ने जो है दैट इज आल्सो समवॉट बायस्ड अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट का ये स्टेटमेंट है, ठीक है। Now, way ahead, we need to focus on inclusive growth, redistribution of wealth and income, right? Better implementation of policies, program for social welfare and development to maintain, कि दोनों चीजें हो, ताकि ऐसे ये चीजें करके ताकि दोनों चीजें हो कि ग्रोथ इंक्लूसिव भी रहे, जो है हाई ग्रोथ भी हो और लोगों को बेनिफिट भी हो, ठीक है। Now moving on to issues of poverty and hunger, and now this is the for part 1, आज के जो पार्ट है उसके लिए लास्ट एस्पेक्ट है, ठीक है। इसके बाद जो वेलफेयर स्कीम्स, वल्नरेबल सेक्शंस वगैरह वो और जो एसएचजीज और एनजीओज हैं वो हम पार्ट 2 में डील करेंगे, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, सो इश्यूज ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर की बात करें, सो 2020 में सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको आया, ठीक है। नाउ देखो यहाँ भी मैं अगर जनरल बताऊं तो पॉवर्टी पे आपको किस डायमेंशन में क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है मेजरमेंट, कि पावर्टी को कैसे मेजर करते हैं और क्या मेजर करने में क्या हम सही से मेजर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। दूसरा क्वेश्चन आता है कॉजेस, कि आज की डेट में भी इंडिया में पावर्टी क्यों है। और तीसरा क्वेश्चन आता है कि बेसिकली क्या किया जा सकता है, और बेसिकली व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन बी डन, राइट, कि क्या किया जा सकता है पावर्टी को कॉम्बैट और मिनिमाइज करने के लिए। और एक और डायमेंशन आता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, व्हाट गवर्नमेंट हैज डन, व्हाट गवर्नमेंट हैज डन। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्या किया जा सकता है, पावर्टी क्यों है,
राइट, इश्यूज क्या है पॉवर्टी को टैकल करने में, राइट, पॉवर्टी को एड्रेस करने में इश्यूज क्या है, इनके अराउंड ही क्वेश्चन आते हैं। और सेम लिटरली सेम वे में फ्रेमवर्क में जो है हंगर के अराउंड क्वेश्चन आते हैं। एंड अगेन इसमें भी करंट अफेयर्स बड़ा यूजफुल आता है। इसमें कुछ इंडिसेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया पॉवर्टी के लिए तो एमपीआई हो गया, तेंदुलकर कमेटी हो गया, और हंगर के लिए आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अगर ये नहीं यूज करना चाहो तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 एंड 5 ये यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन आपको 2020 में आया था। अब अगेन ये क्वेश्चन क्यों आया था 2020 में, इट इज स्ट्रांगली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, क्योंकि 2020 में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया था तो उसने इंडिया के बारे में कुछ पॉजिटिव रिमार्क दिए थे, प्लस कुछ इश्यूज भी बताए थे एरिया के, तो उसको लेके जो है ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो अगेन जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया था उसके बारे में बताओ, राइट। आपको बेसिकली पूछ रहे हैं कि जो इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी आर मोर इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग पॉवर्टी बेस्ड ऑन इनकम अलोन। सो देखो, अब पॉवर्टी डिटरमाइन करने के तरीके होते हैं। अगर इन जनरली हम समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज पॉवर्टी, अगर कोई पूछे व्हाट इज पॉवर्टी तो हम बोलते हैं डिप्राइवेशन। इट इज डिप्राइवेशन ऑफ बेसिक नीड्स। बट अगर ये बेसिक नीड्स को हम कैसे मेजर करते हैं, तो बेसिक नीड्स में बहुत सारी चीज आती है, शेल्टर, फूड वगैरह ये सब। बट इसमें बहुत सारी चीज आती है बेसिक नीड्स में, शेल्टर, फूड, इनकम, इनकम बोल सकते हो आप, ठीक है, इनकम या मनी या फिर एसेट वगैरह, राइट। और भी जो बेसिक नीड्स होती हैं, वाटर, सैनिटेशन, ठीक है, ऐसे बहुत सारी बेसिक नीड्स हो सकती है। इनका डिप्राइवेशन जो है वो पॉवर्टी कहलाता है। बट हम पॉवर्टी कैसे मेजर करते हैं, हम पॉवर्टी सिर्फ अगर इंडिया में देखें तो इनकम के बेसिस पे करते हैं। और इनकम भी कैसे करते हैं हम कैलकुलेट, हम देखते हैं इनकम में क्या, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना है, एक बास्केट ऑफ गुड्स बनाते हैं और देखते हैं कि लोगों का मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना है, और फिर हम बनाते हैं एक बास्केट ऑफ गुड्स, उसमें देखते हैं कि अगर इस बास्केट ऑफ गुड्स की वैल्यू जो है इतनी है, से इतने इतनी रुपीज है, और अगर इतने रुपीज से ज्यादा एक्सपेंडिचर वो कर रहे हैं तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, और उससे कम कर रहे हैं तो पॉवर्टी लाइन के नीचे। बट ये इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इनकम पे फोकस कर रहा है। हो सकता है शेल्टर ना हो उनके पास, हो सकता है फूड ना हो उनके पास, हो सकता है उनके पास सैनिटेशन की फैसिलिटी ना हो, राइट, कि पैसा कमा रहे हैं बट वहां पे फैसिलिटी नहीं है सैनिटेशन की, राइट। तो इस तरीके से बेसिकली आइडिया यही है। प्लस इनकम वाला पैरामीटर हमें ये नहीं बताता कि वो कितना ज्यादा डिप्राइव्ड है, कितने फैक्टर्स पे डिप्राइव्ड है, बस एक बताता है कि इनकम नहीं है, इनकम है या नहीं है, राइट। तो इनकम कम है एक थ्रेशोल्ड से तो पुअर है, इनकम ज्यादा है तो पुअर नहीं है, राइट। सो इस बार इंसिडेंस और इंटेंसिटी जो है दोनों इंपॉर्टेंट है। अब बोलो, अब आप पूछोगे इंसिडेंस मतलब, इंसिडेंस मतलब कितने लोग पुअर है, हाउ मेनी पीपल आर पुअर। इंटेंसिटी मतलब कितना ज्यादा पुअर है, कितने पैरामीटर्स, कितने डायमेंशंस के अक्रॉस कितनी कितनी बेसिक नीड्स उनकी मीट नहीं हो रही, ठीक है। एंड अगेन इसी कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करना है आपको यूनाइटेड नेशंस का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट, राइट। सो आप सबको पता है, आप रिपोर्ट पढ़ते तो रिपोर्ट के बारे में बताते हैं, उसमें इंडिया की रैंकिंग जो दे रखी है, इंडिया के बारे में ऑब्जर्वेशंस जो दे रखे हैं वो बताते हैं। अब इंडिया के बारे में उसमें बताया है कि 2005 से लेके 2015-16 तक इंडिया ने सबसे ज्यादा रिडक्शन किया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में, ऑलमोस्ट 50% रिडक्शन, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड रिपोर्ट ये भी कहती है कि इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल है, ठीक है। सो ये रिपोर्ट में बताते हैं कि रिडक्शन भी सबसे ज्यादा किया है और हाईएस्ट नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल भी है। फिर उसके बाद उसके डायमेंशंस और ऑब्जर्वेशंस तो जैसे आपको बता ही दिया। फिर इनकम बेस्ड पॉवर्टी और उसके ड्रॉबैक्स बताना जरूरी है, राइट। फिर पॉवर्टी एज मल्टी डायमेंशनल जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, या जो एज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट में शो किया है, एंड हाउ इट शोज बोथ इंटेंसिटी एंड इंसिडेंस, ये दिखाना होगा। इनफैक्ट यहाँ पे आप इस टाइप से बता भी सकते हो कि 3 डायमेंशन है, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स, और उसमें 10 इंडिकेटर्स है आपके पास, जैसे हेल्थ में न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी, एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, लिविंग स्टैंडर्ड में आपका हो गया कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स, ठीक है। तो ये सब दिखा के आप बता सकते हो कि जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो जो है ना सिर्फ इंटेंसिटी मेजर कर, ना सिर्फ इंसिडेंस मेजर करता है, बट इंटेंसिटी मेजर करता है। इनफैक्ट एमपीआई जो है आपका इंसिडेंस भी ज्यादा बेटर वे में मेजर करता है कंपेयर टू मेजरिंग पॉवर्टी बेस्ड ऑन इनकम अलोन, ठीक है। तो और अल्टीमेटली आप ये भी बोल सकते हो कंक्लूजन में कि एमपीआई हेल्प्स इन मेकिंग बेटर एंड टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, राइट।
तो एमपीआई जो है आपको एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स वो जो है बेटर तरीके से और टारगेटेड वे में जो है एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स जो है बनाने में हेल्प करता है। कैसे? मान लो हम जो है एमपीआई निकालते हैं, अब हम देखते हैं कि किसी पर्सन का डिप्राइवेशन जो है वो किस चीज पे है, वो मान लो सैनिटेशन पे, तो हम एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम में लाएंगे कि मतलब इस सेट ऑफ पीपल के लिए जो सैनिटेशन में डिप्राइव्ड है उनको सैनिटेशन में हेल्प दिया जाए। कुछ सेट ऑफ पीपल का जो है इलेक्ट्रिसिटी है तो उनको इलेक्ट्रिसिटी दिया जाए। तो इट इज वेल टारगेटेड कि एक्चुअली जहां डिप्राइव्ड हैं लोग वहां पे हम उनको टारगेट करें। ठीक है, सो इन दिस वे आप बता सकते हो कि दिस इज हाउ जो आपका मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है, जो अक्रॉस 3 डायमेंशन एंड 10 इंडिकेटर्स मेजर करता है। इट मेजर्स बोथ इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी, एंड बाय मेजरिंग बोथ इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी हमारे प्रोग्राम्स जो है बहुत बेटर हो सकते हैं, बेटर टारगेटेड हो सकते हैं, और जो एक्सक्लूजन है वो बहुत कम हो सकता है, दैट कंपेयर टू दी इनकम मेजर अलोन जो अभी चलता है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। नाउ अगेन अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो तो देखो अगेन कि सेवरल डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं पावर्टी मेजर करने के, all indicate reduction in poverty levels over time. Do you agree? And critically examine with reference to urban and rural poverty indicators, right? So ये 2015 में आया था. At that time there was a controversy that center is setting the poverty, कि उस टाइम पे एक कंट्रोवर्सी थी कि पावर्टी लाइन बहुत कम सेट करा सेंटर, तो उसी के अराउंड बड़ा डिबेट डिस्कशन, बहुत सारे आर्टिकल्स आए और उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन आ गया। तो व्हाट यू शुड लर्न हियर इज कि अगर पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन को लेके कोई भी मेजर पॉलिसी डेवलपमेंट या कुछ भी मेजर चीज होती है, तो अगर करंट अफेयर्स में होती है तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, प्लस उससे रिलेटेड स्टैटिक भी आपको साथ में पढ़ना है। ठीक है, इनफैक्ट जो चीज मैंने पहले रिपीट की थी पॉलिटी वाली क्लासेस में वो यहाँ पे रिलेवेंट है। ठीक है, एंड फिर आप बताओगे पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया, वेरियस कमिटीज, हर कमिटी का क्या मेथड रहता है, राइट? और फिर ओवरऑल आप बताओगे कि यस वी कुड एग्री कि पॉवर्टी का रिडक्शन तो हुआ है, बट कितने एक्सटेंट तक हुआ है वो बताना जो है मुश्किल है। प्लस आपको बोला है विथ रेफरेंस टू अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी, तो आप बताओगे कि अर्बन एरियाज में ज्यादा रैपिड रेट पे हुआ है कंपेयर टू रूरल एरियाज। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज दोनों में जो है पॉवर्टी रिड्यूस हुई है, बट ज्यादा रैपिड रिडक्शन कहां हुआ है? अर्बन एरियाज में हुआ है कंपेयर टू रूरल एरियाज। एंड ये आपके लिए एक वैल्यू एडिशन कंटेंट है। ठीक है, आपको यहाँ पे काफी कुछ जो है आप देख रहे हो कि इतने कम टाइम में इतना सारा वैल्यू एडिशन कंटेंट मिल रहा है, ये पीडीएफ मिल जाएगी, यू कुड यूज दिस फैक्ट्स एंड फिगर्स। ओके, बट पावर्टी लाइन इज क्रिटिसाइज टू बी लो, और दूसरा है इट इज नॉट मल्टी डायमेंशनल, राइट? आप क्रिटिकली एग्जामाइन करना है तो आप बताओगे कि शॉर्टकमिंग्स है, कि कई लोग बोल रहे हैं कि इट इज लो, इट इज नॉट मल्टी डायमेंशनल जो पहले हमने डिस्कस किया। एंड रूरल एरियाज की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम इनकम, हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ सर्विस, राइट, ये भी चीजें यहाँ वो लैग कर रहे हैं, बट ये कहीं ना कहीं पावर्टी में इंक्लूड नहीं हो रही जो इंडिकेटर है इनकम वाला। ठीक है, अर्बन एरियाज में अगर देखें तो स्लम्स, अगेन लैक ऑफ हाउसिंग, राइट? सो हो सकता है कि कोई पर्सन स्लम में रह रहा हो, पैसा कमा रहा है, बट उसके पास प्रॉपर हाउसिंग तो है नहीं, तो अगर मल्टी डायमेंशनली देखा जाए तो वो पुअर है, बट अगर आप सिर्फ इनकम के बेसिस पे देखो देन ही इज नॉट बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, लैक ऑफ सैनिटेशन, स्टंटिंग, वेस्टिंग, ठीक है, ये सब। सो नीड टू फोकस ऑन मल्टीपल डिप्राइवेशंस, राइट? सो यूज सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 पॉवर्टी के लिए यूज किया जाता है, या एमपीआई। सो अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी कुछ डेटा पॉवर्टी को लेकर जो है आप निकाल सकते हो, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, राइट? इससे भी डेटा पॉवर्टी को लेकर आप निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं इंडिया में बहुत सारे, बट दे हैव रिमेन्ड शो पीसेस until unless they are backed by political will. Discuss with reference to performance of major poverty elevation programs in India. So again थोड़ा टफ है ये, बिकॉज इसमें आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए, बट अगर आप देखोगे कि पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की हिस्ट्री देखोगे तो हिस्ट्री में बहुत ही कम, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे प्रोग्राम्स है। अगेन आपको जो मेजर पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की बात करें तो बहुत लिमिटेड है, और उसमें सबसे मेजर जो है इंटीग्रेटेड रूरल आईआरडीपी है, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। उसके बाद एनआरएलएम, एमजी नरेगा, एनयूएलएम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उज्ज्वला वगैरह, ये सारे मेजर प्रोग्राम्स आए। आप ये सब प्रोग्राम्स के बारे में बताओगे कि पास्ट में ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स लिए, और आप बताओगे कि आईआरडीपी जब आया तो कुछ एक्सटेंट तक वो सक्सेस था, बट ज्यादातर फेलियर हुआ। क्यों?
बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। सेम केस हम एमजी नरेगा में देखते हैं कि कई बार जब गवर्नमेंट जो है प्रायोरिटीज चेंज होती हैं या फिजिकल कंस्ट्रेंट होता है तो गवर्नमेंट एमजी नरेगा को फंड्स अलोकेट नहीं करती, तो लोगों को एमजी नरेगा के अंदर काम नहीं मिलता विद इन दी टाइम, ठीक है, या उनकी पेमेंट्स डिले हो जाती है, ठीक है। एंड इस तरीके से आप बताओगे कि क्या ये सारे प्रोग्राम्स बताए, फिर आप बताओगे कि करप्शन, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो एमजी नरेगा की बात ली जाए तो देखिए पहले बहुत करप्शन होता था एमजी नरेगा, घोस्ट बेनिफिशियरीज वगैरह होते थे, बट फिर जैसे जैसे पॉलिटिकल विल बिल्ड हुआ, जैसे जैसे प्रेशर बिल्ड हुआ, तो पॉलिटिकल विल आया, तो एमजी नरेगा में रिफॉर्म्स लाए गए, उसमें जो है आपका ई गवर्नेंस वगैरह सब इंट्रोड्यूस किया गया, तो उस तरीके से जो है वो अब जो है काफी इफेक्टिव बन गया। आज की डेट में एमजी नरेगा इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम्स फॉर कॉम्बैटिंग पॉवर्टी, ठीक है। lack of accountability and transparency, poor implementation, lack of funds, exclusion, inclusion error and poor design। तो ये सारा क्या है, पूरी लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स है जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के साथ है, ठीक है। इनफैक्ट एमजी नरेगा के साथ आज की डेट में भी एक प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो सोशल ऑडिट वाला पार्ट है, क्योंकि एमजी नरेगा के लिए सोशल ऑडिट मैंडेटरी है, बट वो सोशल ऑडिट वाला पार्ट जो है रेगुलरली हो नहीं रहा, ठीक है। अब हिस्ट्री देखोगे तो इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ, आईआरडीपी, राइट। सिमिलरली नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, सबसे बड़ी बात है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करोगे तो उसमें आपने देखा है कि कितने समय तक कब आ गया था, 2013 में आ गया था, बट काफी समय तक जो है ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था, क्योंकि स्टेट ने जो नेसेसरी रिफॉर्म्स थे इसके लिए कि कंप्यूटराइजेशन ऑफ पीडीएस वगैरह, वो रिफॉर्म्स नहीं किए थे। जबकि कुछ जगह, अगर छत्तीसगढ़ की बात करोगे जहां पॉलिटिकल विल था, उनके पास यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, राइट। सो छत्तीसगढ़ है यूनिवर्सल, तो आप यहां से शो कर सकते हो कि जहां पॉलिटिकल विल है वहां बहुत अच्छे से नॉर्मल पीडीएस ही बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है। बट जहां नहीं है वहां डिलेज हो रहे हैं, ठीक है। एमजी नरेगा, लैक ऑफ अलोकेशन ऑफ फंड्स, राइट। अगेन ये पास्ट का था, तो जब क्रिटिसिज्म आ रहा था तब की बात है, अभी तो काफी फंड्स उसमें अलोकेट हो रहे हैं, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल विल, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल विल की बात है, गवर्नेंस रिफॉर्म, ई गवर्नेंस, पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटी एंड सिटीजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इंश्योर इफेक्टिवनेस ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, कि सही में वो पॉवर्टी एलिवेट करने में हेल्प करें, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है हंगर एंड पॉवर्टी पे। तो दे आर द बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया स्टिल टुडे। सो ऑब्वियसली कैसे बताओगे आप इसको, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, या रंगराजन कमेटी रिपोर्ट, या तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट। सो इन सबको कोट करके आप बता सकते हो कि यस, आज की डेट में भी हमें हंगर और पॉवर्टी के चैलेंजेस हैं, राइट। and how the successive governments have now again this is wrong, you will not define by this, you will tell the challenge, ठीक है। now you have to evaluate how far successive governments, जो सारी गवर्नमेंट्स अभी तक आए हैं, उन्होंने कितना प्रोग्रेस किया है इन डीलिंग विद दीज प्रॉब्लम्स, डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर। तो ऑब्वियसली अगर पॉवर्टी की बात करें तो हम बता सकते हैं, एमपीआई की बात कर सकते हैं कि 2005 से, ये यहाँ पे जैसे बता रखा है आपको कि 2000 एमपीआई रिपोर्ट ने कि 2005 से 2015 तक 50% रिडक्शन अचीव किया है इंडिया ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी उसमें, राइट। तो अगर 2005 में देखा जाए तो देयर वर अराउंड 54% पीपल, एज पर एमपीआई 2005 में 54% पीपल जो थे वो थे मल्टी डायमेंशनली पुअर, और 2015 के अराउंड वो हो गए आपके 27%, तो 50% रिडक्शन, ठीक है। अगेन आप देख रहे हो कि एक ही डेटा, देखो आपको यहां लग रहा हो कि यार एक ही डेटा रिपीटेडली यूज कर रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि ये क्वेश्चन, हर क्वेश्चन अलग अलग साल में आए, तो हर साल आपका एक डेटा यूज हो जा रहा है, ठीक है, राइट। तो अगेन यहाँ पे हमने जीएचआई, एचडीआई, एमपीआई बता दो, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बता दो, ठीक है। एंड अगेन आप यहाँ पे बताओगे कि वेरियस मेजर्स क्या लिए हैं गवर्नमेंट ने, राइट। पहले बता दोगे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, ये पूरी मेजर्स लिस्ट कर दिए, एंड दे डिड हेल्प, एमपीआई रिपोर्ट वगैरह देके बता सकते हो कि दे डिड हेल्प, राइट। बट अगेन दे सफर फ्रॉम प्रॉब्लम्स, अभी भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिए, राइट। दे डू सफर फ्रॉम प्रॉब्लम्स, क्या है, एक्सक्लूजन, इंक्लूजन एरर, लैक ऑफ रीच, करप्शन, लैक ऑफ अवेयरनेस, शॉर्टेज ऑफ फंड्स, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम्स जो है, अगेन बात कहाँ आ जाती है कि क्या इश्यूज हैं, क्या गवर्नमेंट ने किया है, तो एक और डायमेंशन की गवर्नमेंट ने क्या किया है, कि गवर्नमेंट ने क्या किया, इनफैक्ट यही डायमेंशन होता है कि गवर्नमेंट ने अभी तक क्या इनिशिएटिव लिए और कितने इफेक्टिव रहे हैं, और क्या इश्यूज हैं और क्या किया जा सकता है, ठीक है। सो लास्ट में आप सजेशन दोगे, यू कुड यूज टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाए, कैसे सोशल ऑडिट या अकाउंटेबिलिटी फॉर आउटकम्स,
यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी एक जो पास्ट में डिस्कस हो रहा था, ठीक है, वो बोल सकते हो। फूड फोर्टिफिकेशन, राइट्स बेस्ड अप्रोच, ये सब आप जो है यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। Now, next is how far do you agree with the view that focus on lack of availability of food as main cause of hunger takes attention away from ineffective human development policies in India? ठीक है, तो देखो, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हंगर है, तो हंगर के इट हैज मेनी कॉजेस, राइट, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फूड की अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी। अब गवर्नमेंट का पूरा फोकस क्या है, इस पे है, बट जो अदर कॉजेस है उसके, चाहे सैनिटेशन हो या फिर आपका जो है दूसरे जो कॉजेस होगा कि मैटरनल मैटरनल केयर को लेके हो गए, राइट, सैनिटेशन हो गया, या सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ये हो गया, या फिर हेल्थ केयर हो गया, ठीक है, हेल्थ केयर, और यू कुड से डिजीजेस, जैसे डायरिया हो जाता है तो डायरिया कॉजेस लॉस ऑफ न्यूट्रिशन एंड दैट लीड्स टू मेल न्यूट्रिशन एंड हिडन हंगर, ठीक है, राइट। सो ये जो एरियाज हैं, गवर्नमेंट इन पे कम फोकस दे रही है, और फूड फोर्टिफिकेशन, जो फूड अवेलेबिलिटी यानी ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रो करना और लोगों तक पहुंचाना, उस पर फोकस कर रही है, ठीक है, बट सैनिटेशन, मैटरनल हेल्थ केयर, इन पे नहीं फोकस कर रही है, ठीक है। तो अगेन आपसे पूछ रहे हैं कि कितने एक्सटेंट तक ये सही है, आपको पूछ रहा है कि कितने एक्सटेंट तक ये सही है कि गवर्नमेंट से फूड अवेलेबिलिटी पे फोकस कर रही है, बट दूसरी ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसीज की एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह जो है, या सैनिटेशन और जो दूसरी चीजें हैं शेल्टर वगैरह, इस पे फोकस नहीं कर रही टू कॉम्बैट हंगर। So you could start by telling about ineffective human development policies की low HDI rank, और you could even start by saying कि yes certainly जैसे जो मैंने अभी आपको बताया कि हंगर का एक कॉज certainly फूड अवेलेबिलिटी तो है मेन कॉज, बट उसके अलावा दूसरे भी अदर फैक्टर्स है जो है, राइट। तो अगेन अगर हम फोकस है लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, सो इट लीड्स टू फोकस ऑन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, राइट, एंड अफोर्डेबिलिटी अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड पीडीएस, राइट। सो इससे गवर्नमेंट का ज्यादातर पैसा कहाँ जा रहा है, फूड सब्सिडी पे, राइट। गवर्नमेंट का मेजर पैसा कहाँ, फूड सब्सिडी पे खर्च हो रहा है, बट अदर डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जिसके ऊपर भी हंगर का जो प्रॉब्लम है जिसको डिपेंड करती है, जैसे सोशल डिटर्मिनेंट्स हो गए, जैसे लैक ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, या स्किलिंग जिससे उनको जॉब्स मिले, उस पे फोकस जो है क्या हो गया है, वो हट गया, राइट। सो अगेन उस पे कम एक्सपेंडिचर हो गया, राइट। सो इस टाइप से आप बता सकते हो कि टू सम एक्सटेंट सर्टेनली ये हुआ है। तो ऑब्वियसली करे क्या, आप बोलो कि हमें हॉलिस्टिक फोकस होना चाहिए टू डील विथ हंगर, जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात करें, यूनिवर्सल बेसिक सर्विस की बात करें, पब्लिक एक्सपेंडिचर अक्रॉस हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर जो है हमें जो है डील करना है, ठीक है, एंड वी हैव टू रैशनलाइज एक्सपेंडिचर ऑन फूड सब्सिडी, ठीक है, फूड सब्सिडी में बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर है, उसको हमें जो क्या करना है, रैशनलाइज करना है, ठीक है। Now moving on, this is the last question that we are discussing, right? And I know थोड़ा जल्दी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बट अगेन देखो यहाँ ब्रॉड थीम समझो, ये कंटेंट आप पढ़ के भी आप समझ सकते हो, आप करंट अफेयर से भी आई थिंक एटलीस्ट आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसके कंटेंट क्या चाहिए, चीजों का फ्रेमवर्क क्या है। अगर इतना भी समझ में आ गया, क्योंकि देखिए वी डोंट वांट कि आपको जो है दो दो चार चार पांच पांच घंटे के सेशन दे, बिकॉज वी नो कि 4-5 घंटे के सेशन दे आर नॉट यूजफुल, राइट। सो कम से कम टाइम में मैक्सिमम हाई वैल्यू आपको जो दे, राइट, ताकि आपको जो है इनेबल कर दे, उसके बाद आप खुद से जो है काफी चीजें कर सकते हो, एंड प्लस वैल्यू एडिशन पे ये सारा जो कंटेंट है ये आपको ऑलरेडी पीडीएफ में भी मिल जाएगा, ठीक है। Now, last question is growing divergence in relationship between poverty and hunger, right? And the shrinking social expenditure is forcing poor to spend more on non-food essential item, squeezing their food budget. Elucidate. So basically, can you relate these two questions? Can you relate and can you see कि similar type of content जो है use होगा, राइट। यहाँ बोल रहे हैं कि हंगर के लिए हम फूड अवेलेबिलिटी फोकस करें, बट दूसरी चीजों को छोड़ रहे हैं। यहाँ वही बोला कि हंगर और पावर्टी, तो पावर्टी में हंगर के अलावा भी दूसरी चीजें हो जाती हैं। तो अगेन बिकॉज गवर्नमेंट का ज्यादातर एक्सपेंडिचर जो है कम हो रहा है, सोशल एक्सपेंडिचर यानी हेल्थ एजुकेशन पे जो एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो उसके कारण लोग क्या है, ज्यादातर एक्सपेंडिचर क्या, नॉन फूड एसेंशियल आइटम्स जो है जैसे मेडिसिन वगैरह उस पे जो है कर रहे हैं, तो उससे उनका फूड बजट कम हो गया, तो फूड बजट कम हो गया तो हंगर आ जाएगा, राइट। सो एक तरफ हम देख रहे हैं कि पावर्टी, अगेन डाइवर्जेंस आप बताओगे कि
देखो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 50% रिडक्शन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप देख रहे हो, या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में देखोगे, तो दोनों को देखोगे तो आप देखोगे कि यार हंगर तो बहुत ज्यादा है बट पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है, तो हमने डाइवर्जेंस दिखा दिया। फिर हम बताएंगे श्रिंकिंग सोशल एक्सपेंडिचर, क्यों गवर्नमेंट हेल्थ एजुकेशन न्यूट्रिशन वगैरह इस पे एक्सपेंडिचर कम हो रहा, ड्यू टू फिजिकल कंस्ट्रेंट, गवर्नमेंट इज फिजिकली कंस्ट्रेंट, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है, राइट। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑब्वियसली गवर्नमेंट अगर हेल्थ पे, मान लो गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में एक्सपेंडिचर कम है, तो उसका एक डायरेक्ट आउटकम ये है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है पुअर का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। अब पुअर के पास तो कम, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसा ही है, तो अगर वो हेल्थ सेक्टर में पैसा खर्च कर देता है तो उनके पास फूड के लिए जो है उनका फूड बजट जो है वो स्क्वीज हो जाता है, ठीक है। दिस इनफैक्ट दिस इन टर्न pushes them into the poverty, right? उनका फूड बजट स्क्वीज हो गया एंड दे आर पुश्ड इनटू दी पॉवर्टी, तो ठीक है। तो यू हैव टू सिंपली एलुसिडेट, बट फिर भी आप कंक्लूजन में लिख देना कि वे अहेड क्या है कि गवर्नमेंट को जो है होलिस्टिकली डील करना है, सेम चीजें यूनिवर्सल बेसिक इनकम, राइट, ये सब जो है आप मेजर सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगेन मोर और लेस आई होप आपको एक आइडिया लगा कि थीम्स सेम है, सेम टाइप की थीम्स हैं, सेम टाइप का कंटेंट लिखना है, बस उसको जो है एक डिफरेंट वे में मोल्ड करना है। कुछ वैल्यू एडिशन काफी कुछ यहां से मिल गया आपको, कुछ वैल्यू एडिशन आपको जो सोर्सेज बताई मैंने शुरू में वहां से करनी है। और अगर आप इतना कर लोगे, और थोड़ा बहुत इंटरनेट से करना है और करंट अफेयर्स वगैरह से करना है, और इतना कर लोगे तो ट्रस्ट मी गवर्नेंस और सोशल जस्टिस वाला पार्ट आपका काफी अच्छे से हो जाएगा। अब बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है हम कल कवर करेंगे अगेन, एंड दैट वुड नॉट बी मच, राइट, ज्यादा लंबा नहीं होगा, बट अगेन उसको देख के भी आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि क्या चीजें कैसे पढ़नी और कैसे करनी, ठीक है। So guys, thank you very much and see you again next time tomorrow.